चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे की यानी कि आज की क्लास है, ये तीनों क्लासेस वन ड्राइव पे आपके पास आएंगी। बस कॉम्प्लिकेशन ये है कि मुझे ज़्यादा वीकेंड्स पे मेरी क्लासेस होती हैं, मैं बिजी होता हूँ, तो मैं इसमें आपको वन ड्राइव पे जब ऐड करूंगा आपका इसी ईमेल एड्रेस पे जिसमें आप जूम क्लास में मेरे साथ रजिस्टर्ड है, मैं ये ईमेल एड्रेस उठा के उस पर कॉपी करूंगा। आपके पास इनबॉक्स में एक ईमेल आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिस फोल्डर में मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखूंगा और पीडीएफ भी रखूंगा। एक पीडीएफ आपको आज ग्रुप में मिल गई है टाइप्स ऑफ कुरानिक कोर्सेज की। क्लास के एंड में मैं ग्रुप में ही आपको जो है वो तफसीर की भी पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आपका सॉफ्ट कॉपी का भी डेटा जनरेट होता रहे। तो ये वाली बात जो है, इसके लिए बार बार सवाल ना पूछें। आई नीड अ लिटिल टाइम टू वर्क ऑन थिंग्स। ऑब्वियसली की सारी चीजें मैं असिस्टेंट से तो करवाता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली साथ मुझे भी बैठना पड़ता है। ये चीज मेरी है तो मैं उसके साथ जो है वो थोड़ा सा वक्त करता हूँ चीजों में। रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद है और वो रेंडर होकर मेरे पास जो है वो मेरे जो है वो लैपटॉप में सेव है। अच्छा, अब पढ़ाई ऐसे करनी है कि होमवर्क तो मैं इस वीक नहीं दूंगा, और उसकी वजह ये है कि हम दो टॉपिक्स जो अपने मुकम्मल कवर कर चुके होंगे, बल्कि आज हमारा थर्ड टॉपिक भी स्टार्ट हो गया, 50% खत्म हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा एक बार। तो होमवर्क तो तब हो पाएगा जब आपके हाथ में जो है वो ये वाले नोट्स होंगे जो कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्कबुक पे अपने लेक्चर्स नोट डाउन करते हैं। वर्कबुक के एंड में हमारे पास पास्ट क्वेश्चन और होमवर्क के क्वेश्चंस लिखे होते हैं, या एडिशनल क्वेश्चन सर खुद हमें लिखवा देते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले वी हैव टू हैव इट्स मॉडल आंसर। हमारे पास उसका मॉडल आंसर मौजूद होगा। तो बिफोर गोइंग एंड राइटिंग इट रैंडमली, जिसमें आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए या जो है पहले अटेम्प्ट में ही जो है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर लिखने के लिए आप पहले मेरा लिखा हुआ आंसर पढ़ लें। नाउ देयर वर अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स दे वर आस्किंग कि सर ये वाला रेफरेंस कहां मिलेगा, ये आयत कहां लिखी हुई है। आयत भी लिखी हुई है, आंसर भी पूरा लिखा हुआ है, पैराग्राफ के हिसाब से जो है सारी चीजें मौजूद हैं। तो आपको जब ये नोट्स, जब नोट्स आपको ट्यूसडे से मिलना शुरू होंगे, अभी मैं आज बोल दूंगा वो फोटोकॉपी करवा के जो है वो आप लोग की जो है वो कैंपसेस में कॉपी रख देगा। ये जो अल्लाह आपको भला करे। अब जैसे लेट्स से कि हमने जो है टाइप्स ऑफ कुरानिक कोर्सेज का टॉपिक खत्म कर लिया, ठीक है। इसको हम जब खोलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सारी चीजें या सारे जो है वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है। मैं पहुंच गया जनाब पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर मैं पहुंचा तो पेज नंबर 2 पे अब आपको शायद क्लियरली नजर ना आए, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। पेज नंबर 2 पे यहाँ पर मेरे पास जो है मुहक्कमात मुतशाबिहात का पूरा पैराग्राफ जो है पूरा पैराग्राफ का आंसर लिखा हुआ है। अब एक बच्चे ने करना ये कि सर खुर्रम ने हमें सबसे पहले मुहक्कमात मुतशाबिहात पढ़ाया, और सर खुर्रम ने आज हमें मुहक्कमात मुतशाबिहात का होमवर्क दे दिया। होमवर्क वही है, आउटलाइन द मेन डिफरेंस बिटवीन मुहक्कमात एंड मुतशाबिहात वर्सेस। डायरेक्ट अटेम्प्ट करने से पहले स्टूडेंट शुड बी डूइंग व्हाट, वो ये नोट्स खोलेगा। नोट्स खोलने के बाद भैया वो मुहक्कमात पढ़ेगा, मुतशाबिहात पढ़ेगा। याद नहीं करना है। जो स्टूडेंट्स रट्टा मार रहे हैं वो बहुत ज्यादा अहमकाना हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामियात में रट्टे की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने सिर्फ इसको रीड करना है, एक दो बार आप रीड करेंगे कि हाँ यार पॉइंट्स तो सर ने फ्लो चार्ट में लिखा है। मेमोराइजेशन किस चीज की है? जो वर्कबुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर उसकी फर्दर डिटेल्स और इलस्ट्रेशन, इलेबोरेशन, एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आपने से उसको पढ़ना है कि सर ने ये पॉइंट ऐसे बताया, ये पॉइंट ऐसे बताया। आपको मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, ऑब्वियसली इतनी अंग्रेजी तो आपको भी आती है कि आपने जनाब उन्हीं की पॉइंट्स को यहाँ पर देखा कि ऐसे उनको एक्सप्लेन और ऐसे ज्यादा या कम जो है इलेबोरेट किया जाएगा, तो ये टाइम पे खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई चीज नोट से याद करनी पड़ी तो वो आयत होगी, लेकिन वर्ड्स के बारे में वी हैड अ डिस्कशन लास्ट संडे। हमने जब बात की थी तो हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि कोटेशंस को आप वर्ड बाय वर्ड लिखें या ओन वर्ड्स में लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। बस वो रेलेवेंट होनी चाहिए और उसका कंटेंट चेंज, मतलब उसकी मीनिंग चेंज होनी चाहिए। और अगर आप सूरह का नंबर लिखो या ना लिखो, दैट्स योर चॉइस। आप जो है वो वर्स का नंबर लिखो या ना लिखो, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। फिर ये बात भी कल बच्चे पूछ रहे थे कि अगर मैं दोनों पैराग्राफ के बजाय एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिखूं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो आपने नोट्स जो है उसमें मुहक्कमात पढ़ा, मुतशाबिहात पढ़ा, एक दो बार रीडिंग की और आपने समझ लिया कि हाँ ऐसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, और ये वाली आयत को आपने एक दो बार देखा, नोट्स हो गए बंद। नोट्स बंद करने के बाद आपने रखे साइड पे। जब आप नोट्स परचेज करोगे तो आपको दो नोटबुक्स मिलेंगी, नोटबुक नंबर 1, नोटबुक नंबर 2। नोटबुक नंबर 1 को ओपन करेंगे तो उसके अंदर सिलेबस लिखा हुआ है, और उसके फौरन बाद जो पहला ब्लैंक पेज है, तो नोटबुक नंबर 1 में पेपर 1 का होमवर्क हुआ करेगा, नोटबुक नंबर 2 में पेपर 2 का होमवर्क हुआ करेगा। मुझे कभी दिल करा या कभी कॉपी हुई या कभी मैंने चाहा तो मैं आपकी वो स्क्रिप्ट चेक कर लूंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स की स्क्रिप्ट की चेकिंग का तरीका ये होता है कि कभी वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सर मुझे डाउट हो रहा है जरा आप बता दें, या यूजुअली वो अपने आंसर्स को नोट से इवेंचुअली कंपेयर करके देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि लाले मैंने ये बातें मिस कर दी हैं, या मेरा आंसर यहाँ क्वालिटी में इस तरफ गिर गया है। तो यूं एक स्टूडेंट कर क्या रहा है, मुझसे वो बात सुन रहा है,
मेरी क्लास में रिपीट करके उसको कुछ याद भी कर रहा है, टाइपिंग करके भेज भी रहा है मुझे, तो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फ्लो चार्ट को वो मेमोराइज कर रहा है जो कि उसके वर्कबुक में लिखा हुआ है। इसके बाद नोट से उसे 3 बार वो गुजर चुका ऑलरेडी, नोट से उसने 1-2 बार पढ़ा, वो 4 बार उस टॉपिक से गुजर गया, और उसके बाद जब उसने लिख लिया इवेंचुअली, उसका सारा डर और खौफ था या उसकी जो वीकनेस या स्ट्रेंथ थी वो सारी उसकी स्क्रिप्ट में नजर आ गई, तो लाला मामला यहाँ पर खत्म हो गया ना। एक टॉपिक से जो 4-5 बार गुजरेगा उसको इंशाल्लाह अल्लाह की जात से तो उम्मीद यही है कि ताउम्र याद रहेगा, लेकिन अगर ताउम्र भी याद नहीं रहा तो कम से कम कैमरे एग्जाम तक तो याद रह जाएगा। Now, if you are going to learn in your own style, obviously then you are responsible for your own judge then. तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। Now, if you are taking my classes and you know that I am the subject specialist, तो obviously मैं specialist हूँ, तो मैंने कुछ चीजें, कुछ ways बनाए हुए हैं ना जिसकी वजह से मैं specialist माना जाता हूँ। तो मैं जैसे बताऊंगा बच्चा वैसे ही पढ़ाई होगी, जो तरीका मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे ही। ये स्कूल के नोट्स कहाँ से आ गए? ये खुर्रम हुसैन के नोट्स हैं। सुभान, तुम तो पता नहीं अजीब ही गरीब बातें करते हो, लॉगिन से लेके लॉग आउट तक तो परेशानी करते रहते हो मुझे। मैं बात क्या कर रहा हूँ, तुम पता नहीं कौन सी कहानी लेकर आ गए हो। स्कूल के नोट्स कहाँ से आ गए भाई? स्कूल वाले नोट्स क्या होते हैं? 3 डब्बे भुजी टुकड़े वाले नोट्स भी होते हैं कोई क्या? ये नोट्स की कॉपी भी दिखाना अजीब अंधे किस्म के जाहिल आदमी। एनीवेज, सुभान, आपने अभी कोई सवाल नहीं करना, मैं आज आपकी मीटिंग से आपको निकाल दूंगा। कोई सवाल नहीं करोगे वो क्लास के एंड तक, तुम्हारा एक भी सवाल आया मैं तुम्हें मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा जी, तो इस पूरी, या तो सवाल जब ढंग का हो। अब आपकी सजा आज की है कि आप कोई सवाल नहीं करेंगे। मोहम्मद सुभान, GR नंबर, गुलशन कैंपस 118, आपका सवाल कोई नहीं आना चाहिए आज। तो बेटा ये होमवर्क का तरीका है। अब प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट हैव द नोटबुक्स, वी डू नॉट हैव द नोट्स। तो अगर कोई स्टूडेंट बाय ट्यूसडे नोट्स दे दे तो वो नासिख मंसूख और मुहक्कमात मुतशाबिहात का होमवर्क कर ले नोटबुक नंबर 1 पे। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उसको 1 हफ्ते के बाद बाय करना चाह रहा है, ऑब्वियसली अभी रिसेंटली आपने वर्कबुक बाय की है, अभी बकरा भी लाना है, अभी गाय भी लेकर आनी है, तो खर्चे ज्यादा हैं, वैसे ही पेंडेमिक चल रहा है, फी भी दे दी है, तो अम्मी अब्बू को भी देखना होता है, उनका भी बर्डन देखना होता है, तो आप 1-2 हफ्ते के बाद नोट्स लेने का प्लान करें, दैट्स फाइन, लेकिन इतना लेट मत कीजिएगा आपका होमवर्क पाइल अप हो जाए। हाँ, एक और तरीका ये है कि होमवर्क जो है, क्योंकि अभी फ्रेश है मेमोरी में आपके टॉपिक्स, तो इसको किसी जो है वो लूज शीट में होमवर्क करके रख लिया जाए, बाद में उसको जो है वो नोटबुक के साथ अटैच कर दिया जाए कि चलो यार ये मामला हो गया हमारे पास और हम अपना काम करते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ये है कि होमवर्क असाइन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स में जो तादाद है वो 40 या 50% स्टूडेंट्स जो है होमवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बेटा ये आपकी हार्डवर्क, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, कामयाब बहुत मुख्तसर लोग होते हैं। कामयाब आदमी के पीछे एक बात बड़ी जोर से लगी होती है, दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली हार्ड वर्किंग कैंडिडेट और इंडिविजुअल। उसके अंदर कोई बात हो या ना हो, उसके अंदर ये बात जरूर है कि भैया मेहनती बहुत है। तो आपने अगर ये सोचा यार PhD भी पढ़ना है, अर्तगल भी देखना है, पबजी भी कभी मातम करना है, वो खत्म हो गया है, तो आपने उन चक्करों में पड़े रहना है, तो बेटा फिर आप उसमें वो डामाडोल 50-50% वाली अवाम है। तो ये आपको डिसाइड करना है व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर। आपको डिसाइड करना है कि आप कितना उसमें एनर्जी पुट इन कर सकते हैं। वैसे भी आजकल स्कूल्स वगैरह नहीं है, कुछ आवर्स हमारे बच जाते हैं, स्कूल्स की क्लासेस भी लिमिटेड हो रही हैं, तो आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज यूटिलाइज करें। वीक डेज में आप लोग जो है वो अल्लाह का भला करे स्कूल का काम किया करें, वीकेंड्स मेरे हैं, और जिस दिन मैं कोई होमवर्क असाइन कर रहा हूँ, अब अगले हफ्ते से यही होना चाहिए कि फ्राइडे का टॉपिक है तो क्लास के बाद 2-3 घंटे का गैप लिया, इशा खाना वाना खाने के बाद बैठ के होमवर्क कर लिया। सैटरडे का टॉपिक सैटरडे की जो है वो रात को जो है वो इशा के बाद या जब भी आपको मुनासिब वक्त लगे उस पर कर लिया। तो दैट शुड बी योर रूटीन। आप अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना स्केड्यूल बनाएं, मैनेज करें, लेकिन द बेस्ट वे फॉर O2 स्टूडेंट्स इज वीकडेज स्कूल का, वीकेंड कोचिंग का। और कोचिंग बेसिकली ज्यादा फोकस कर रहा होता है स्कूल एग्जाम से ज्यादा कैम्ब्रिज एग्जाम्स में, जो कि इवेंचुअली जाके आपके यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का और आपकी खुद की जो है शख्सियत और आपकी मोटिवेशन या डिमोटिवेशन का डिसीजन लेगा। ये सारी बातें मैंने आपको की। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया कि मैंने आपको क्या वे मेथड बताया, तो रिकॉर्डिंग तो आपके पास ही जाएगी। नंबर 2, आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। नोट्स की टोटल कॉस्ट 10 नोट्स हैं, 1 स्टेशनरी पाउच है और 2 नोटबुक्स हैं। ये पाउच की कॉस्ट है 3000 रुपए। तो कल एक बच्चा बोला एक नोट्स की कॉस्ट 3000। नहीं भाई, नोट्स का भी ऐसे ही बहुत बड़ा सेट है, ऐसे ही नोट्स भी 10 नोट्स हैं अलग अलग, और नोट्स का सेट जो है वो 3000 का है जैसे वर्कबुक का है। लेकिन बस फर्क ये है कि नोट्स जो है चैप्टर आफ्टर चैप्टर मिलेंगे, ग्रेजुअली मिलते हैं, नोट्स कभी इकट्ठे नहीं मिलते। पिछले साल और पिछले साल के नोट्स ना यूज करें। हाँ, ये है कि 80 to 90% कंटेंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन अपडेट्स जो आएंगी उसमें जो मैं चेंजेस करूंगा वो आपको परेशान करती रहेंगी, और लाजमी हर साल चेंजेस होती हैं क्योंकि अपडेट्स बहुत जरूरी है, स्पेशली बुक नंबर 10 में। तो ये बातें हो गई। मैंने आपको पढ़ने का तरीका सिखाया, आपको रिटन प्रैक्टिस कैसे करनी है। याद रहे वो स्टूडेंट्स O लेवल इस्लामियत या फिर हिस्ट्री में जो लोग सिर्फ रीड करके पेपर देने के मूड में हैं, ये C ग्रेड भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं ऐसा से ग्रेड पे कमेंट्स करूं,
क्योंकि बच्चे जो हैं वो अलग अलग जीनियस के होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही अलग माहौल के होते हैं, वो बात सुन भी लेते हैं तो उनको बहुत अच्छी याद रह जाती है। लेकिन द पॉइंट ओवर हियर इज कि what is the normal or what is the average criteria is that obviously we are going for the written examination, and the written practice is mandatory obviously for the to work on your expressions and also to be sure about that you will be able to write the answers within the prescribed time, क्योंकि 90 मिनट से बहुत ज्यादा नहीं होता, यूं करके टाइम निकल जाता है। खैर, ये गुफ्तगू होने के बाद हम जाते हैं वापस तफसीर की तरफ। कल हमने आपको जब तफसीर का टॉपिक पढ़ाना शुरू किया तो हमने आपको बताया बेटा देयर इज एन अरबिक वर्ड, and the Arabic word pronounced as fasara. Fasara means to explain something, to interpret something, or to elaborate something. From the Arabic root word fasara, we have another word pronounced as tafsir, means the explanations of something, the commentary of something, or the elaboration of something. From the word tafsir, we have a bigger and longer word called or pronounced as tafsirul Quran, which means the explanations of Quran, the elaborations of Quran, or the interpretations of Holy Quran. From the same root word fasara, जो कि 3 alphabets का एक root word है, we have another word translated pronounced as mufassir. Mufassir is a person who interprets Quran, who is the commentator, elaborator or the explainer of Quran. तो मैंने आपको यूं बताया था, जो कि मैं actually in the duration of the whole session में ये सारे आपको जो है वो different जो है वो classes बताऊंगा। इल्म का उस्ताद, the teacher of ilm is alim, the teacher of qiraat is qari, the teacher of hadith is muhaddis, the teacher of ijtihad is mujtahid. Similarly, the teacher of tafsir is mufassir, or teacher of fatwa, जो कि actually इसी chapter में qiyas के साथ आएगा, the teacher of who gives fatwa is called mufti. Anyways, so mufassir is the one who explains Quran. We have two kinds of verses. Number one, easy वाली मुहक्कमात verses जो कि पढ़ते ही समझ आ जाती हैं, उनके लिए common sense काफी है, explanations are not required. मुतशम्मिहात are so difficult verses कि वो पढ़ते ही समझ नहीं आती, बल्कि उनके लिए हमें explanations जरूरी हैं। explanations होंगी तो समझ आएंगी, वरना क़यामत तक समझ नहीं आएंगी। कल यूं पढ़ा था, तफसीर बोले तो explanations, explanation बोले तो तफसीर। so मुतशम्मिहात verses को समझने के लिए उनकी explanations होना लाजमी है। तो इसका मतलब ये हुआ, मुतशम्मिहात verses को समझने के लिए उनकी क्या होना लाजमी है? तफसीर। तो कुछ verses बगैर तफसीर explanations के common sense से समझ आती हैं, वो मुहक्कम कहलाती हैं। लेकिन बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिनके लिए एक्सप्लेनेशंस होना लाजमी है, और एक्सप्लेनेशंस को ही तफसीर बोलते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वर्सेस दैट नीड तफसीर टू हैव देयर फुल अंडरस्टैंडिंग। अब तफसीर कर कौन सकता है? कुरान को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? तो कभी कुरान को कुरान ही एक्सप्लेन करता है, यानी कि द वर्सेस आर एक्सप्लेन्ड बाय द अदर वर्सेस, एक्सप्लेन्ड बाय अल्लाह, समटाइम दे आर एक्सप्लेन्ड बाय हदीस, समटाइम बाय सहाबा, समटाइम बाय ताबईन। तो हमने दो इसमें से पैराग्राफ पढ़ लिए थे। हमने कल जब बात की, सबसे पहले ये बात की तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान का स्टेटस है, it is the best explanation of Quran because the explanations are given by the author of Quran, which is the personality of Allah. तफसीर ऑफ कुरान में कुरान में होता क्या है? A verse is mentioned in Quran, but the verse is not fully explained. But this verse is explained by another verse of Quran somewhere else in Quran. Sometimes in the following chapters of Quran, sometimes in the similar chapter of Quran, sometimes the previous chapters of Quran. वो फिर वो कुरान की सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन आयत को अगर एक और आयत एक्सप्लेन करे, इसको बोलते हैं तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान। सूरह बकरा वर्स नंबर 37 हमने कल याद की थी, Adam learned words of inspiration from his Lord. तो सूरह बकरा में एक दुआ का जिक्र है, उसको दुआए आदम बोलते हैं। इस दुआ की वजह से हजरत आदम को अल्लाह पाक ने अरफात के मैदान में माफ करके एक मौका दिया था, जिस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी को जबल रहमत, अमाउंट ऑफ मर्सी बोलते हैं। उस पहाड़ी पे ये दुआ करने की वजह से हजरत आदम को एक मौका मिला। तो ये दुआए आदम से he received the mercy and the magnanimity of Allah and he got another chance. तो यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, वो दुआ सूरह बकरा में डिस्कस्ड है लेकिन मेंशन नहीं है। वो दुआ मेंशन सूरह आराफ में है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। Now a lot of you had been asking yesterday कि सर हमें ये आयतें कहाँ से मिलेंगी? नोट्स में आयतें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने आपके लिए जो है वो ये एक पेपर जो तैयार किया है, इस पेपर में मैंने ये किया कि मैंने आपके लिए सारी जो है वो चीजें लिख दी। अब मैं आज आपको क्लास के एंड में ये वाला पीडीएफ भेजूंगा। इस पीडीएफ में आपके पास ये देखो, ये वाली ये आयत भी मौजूद है। ये हम कल नहीं याद कर सके तो थोड़ी सी लंबी है, आपको बैठ के खुद याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फिर आपको ये भेज दूंगा और मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करूंगा जब तक ये वन ड्राइव में। ये तो इमीडिएटली भेजना है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब वीडियोस आपको वन ड्राइव में मिलना शुरू होंगी तो पीडीएफ से उसके साथ एक और फोल्डर बनाऊंगा और पीडीएफ से मिलेगी। आज ये मैं क्लास के एंड में भेज दूंगा, तो आयतें जब तक नोट्स नहीं है हम पीडीएफ से गुजारा कर लेंगे। एनीवेज, तफसीर कुरान में हदीस में ये होता है, इट इज द सेकंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ होली कुरान, और इट्स बिकॉज़ द एक्सप्लेनेशंस आर गिवन बाय द डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ अल्लाह, दैट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तफसीर कुरान में हदीस में जो एप्लीकेशन जो फीचर है वो ये, अ वर्स इज मेंशन्ड इन कुरान
and the verse is not explained at that surah, and the verse is also not explained in the rest of the chapters or surahs of Holy Quran. That the explanations are provided by the ahadith in the sunnah of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उसकी example हमने याद की जिसमें हमने सारे quotations याद कर लिए थे. In 243, Allah mentions that waqimu salata wa atu zakah, establish regular prayer and give poor tax. नमाज पढ़नी है और ज़कात वक्त पर देनी है. Namaz around 70 times Quran में discussed है, लेकिन the method of prayer, the method of salah is not mentioned in the Quran. Then the method has been stated and explained in the hadith of Prophet, in which one of the hadiths is offer prayer as you see me offering. नमाज हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके से पढ़नी है. फिर ज़कात के बारे में too much verses मौजूद हैं, discussion है, ज़कात के giver कौन है, recipients या receivers कौन है, वो सब details मौजूद हैं, लेकिन the timing of ज़कात is not mentioned. जैसे हज के बारे में कुरान में आयत है, pilgrimage is there to a duty man owe to Allah, but only for those who can afford the journey. फिर वो हज जिंदगी में एक बार है, मेरे ख्याल से ये कुरान में स्टेटेड बात मौजूद है, लेकिन अगर हज का टाइम कुरान में है पर ज़कात का टाइम कुरान में नहीं है. ज़कात की टाइमिंग के बारे में फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, there is no zakat on the one until the year passes over. Now this means that whenever a person who is sahib in nisab, the person who is a wealthy and a rich believer, that person is going to pay the amount of zakat annually, not weekly or not yearly. So इस पूरी सूरत हाल में हमारे पास आ गया ये तफसीर ऑफ कुरान बाय हदीस तक का मामला. अच्छा एक मिनट रुक जाए जरा, मैं अपने असिस्टेंट को कॉल कर लूं, क्योंकि अगर कैमरास मैनेज नहीं हो पा रहे तो वो असिस्टेंट मैनेज करेगा. आप लोग हेडिंग देंगे तफसीर ऑफ कुरान बाय कंपेनियंस, और उसके नीचे कुछ मत लिखिएगा जब तक कि मैं आपको इजाजत ना दूं, कि मैं इसमें ज्यादा पॉइंट सिखाऊंगा आज आपको. तफसीर कुरान में कंपेनियंस की हेडिंग आएगी, ये आ गई हेडिंग P4. यार मोहम्मद कैमरास ऑन हो रहे हैं. अच्छा जी, तफसीर ऑफ कुरान में कंपेनियंस के बारे में कल हमसे हमारी एक बात हुई. मैंने आपको बताया कि बेटा एक चीज तो ये कि निगहत बाजवा जो हमारी एग्जामिनर हैं, उन्होंने हमें क्लियरली एक बात समझाई है, वो ये कि आप लोग जो हैं मेरी वर्कबुक कहाँ चली गई. कल गुफ्तगू हुई तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि निगहत बाजवा ये कह रही हैं कि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बेसिक लेवल पे पढ़ाना है, एडवांस पे नहीं, तो हमने कल डिस्कशन किया कि हम पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में एग्जांपल्स देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिटेल में डिस्कशन लेके जानी है. पर ये दो शायद एग्जामिनर पूछे ही नहीं, लेकिन टू बी ऑन अ वेरी सेफ साइड, बीइंग वेरी कॉशियस, वी आर कवरिंग दीस टू पैराग्राफ्स एज वेल. इसकी डिटेल में जाना बिल्कुल इरेलेवेंट होगा, तो हम इसके बारे में सिर्फ एक ही एरिया में बात करेंगे, वो ये कि आया ये वाली तफसीर रिलायबल है या रिलायबल नहीं. सहाबा रिलायबल होंगे तो तफसीर भी रिलायबल होगी, ताबईन रिलायबल होंगे तो तफसीर भी रिलायबल होगी, लेकिन उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे. वो प्रिंसिपल्स क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ. सबसे पहली बात ये है कि तफसीर ऑफ कुरान बाय कंपेनियंस में वी नीड टू नो हु आर दीस कंपेनियंस. कंपेनियंस के बारे में एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना. कंपेनियंस आर दोज हु सॉ प्रॉफिट इन द स्टेट ऑफ ईमान. कंपेनियंस आर दोज हु सॉ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द स्टेट ऑफ ईमान. जिसने हुजूर को देखा लेकिन ईमान की हालत में, वो सहाबी है. नाउ लेट्स टेक वेरी फ्यू एग्जांपल्स. मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस पे मैं आगे चला जाऊंगा. Me and you, we are in the state of iman. पहली शर्त पूरी है, but we haven't seen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो we are in the state of iman, but we haven't seen Prophet peace be upon him. इसका मतलब ये है कि हम मुसलमान हैं पर हम सहाबी नहीं हैं. Abu Jahl saw Prophet, but he was not in the state of iman. He saw Prophet, but he wasn't in the state of iman. It means that he was a man living at the time of Prophet, but he was not sahabi. Now let's take the examples of Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, they all saw Hazrat Muhammad peace upon him, but they all were in the state of iman. तो जब ये दो बातें जुड़ जाएंगी, ये बंदा जो है वो सहाबी हो जाएगा. ना कंपेनियंस का मतलब क्या है? कंपेनियंस आर दोज पीपल, और द कंपेनियंस वर दोज हु सॉ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द स्टेट ऑफ ईमान. प्रॉफिट के दौर में कोई जिंदा था वो सहाबी नहीं होगा. जिसने प्रॉफिट को उस दौर में जिंदा भी हो, प्रॉफिट से मिला भी हो, ईमान की हालत में मिला हो, दैट पर्सन इज अ कंपेनियन. So companions were not only those people who saw Prophet in the state of Iman. The companions we are talking about are reliable people, but their reliability can be seen, and in the terms of tafsir, it can be seen because of that. कि companions की सबसे जो तगड़ी बात आ रही है वो तीन बातों में से एक बात ये है कि companions learned Quran directly from Hazrat Muhammad peace be upon him. अब companions reliable लोग क्यों होंगे?
कंपेनियंस की तफसीर रिलायबल क्यों होगी, उसकी पहली वजह मेरा बच्चा ये होगी कि कंपेनियंस ने कुरान उनसे सीखा जिन पर पूरा का पूरा कुरान नाजिल हुआ, दैट इज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहली बात तो कंपेनियंस की जो है वो यहाँ पर रिलायबिलिटी पे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट बनता है। दूसरा, अगर मैं कंपेनियंस की रिलायबिलिटी पे बात करूं तो वो ये कि कंपेनियंस वर हाईली डिवोटेड। कंपेनियंस जो हैं कुरान को याद करने में हाईली डिवोटेड थे। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। वो स्टेटमेंट क्या है? इमाम बुखारी एक साहब गुजरे हैं जो कि सक्सेसर ऑफ सक्सेसर्स की जनरेशन में थे। उन्होंने जो है वो दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब कुरान के बाद सेकंड मोस्ट ऑथेंटिक बुक है वो लिखी है, उसका नाम है सही बुखारी। जैसे सही बुखारी एक हदीस की किताब है, उसके अंदर अहादीस ही अहादीस होती हैं। कभी आपको उसको देखना हो तो आप जो है वो अल्लाह का भला करे sunnah.com में देख सकते हैं। तो अच्छा, मोहम्मद रजा ने सबको मैसेज किया। तो जब जो है वो सही बुखारी जो है वो हदीस की किताब है, आप sunnah.com पे जाएं तो उसको देख सकते हैं, sunnas.com। तो उसमें सबसे पहले बुखारी का इनाम लिखा हुआ होता है। इसी तरह से जैसे सही बुखारी एक हदीस की किताब इमाम बुखारी ने लिखी है, उसी तरह की एक और किताब है, इसका नाम है अल मुवत्ता। अल मुवत्ता नामी किताब के जो ऑथर हैं वो सक्सेसर यानी स्टूडेंट ऑफ कंपेनियंस हैं, उनका नाम है इमाम मालिक। तो इमाम मालिक अपनी किताब अल मुवत्ता में लिख रहे हैं। नाउ व्हाट आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, आई एम डिस्कसिंग द डेडिकेशन, द डिवोशन एंड द रिलायबिलिटी ऑफ सहाबास। एक रिलायबिलिटी उनकी ये है कुरान के टॉपिक पे कि उन्होंने कुरान सीखा ही उनसे है जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ। दूसरी रिलायबिलिटी उनकी ये है कि ये कुरान के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और डिवोटेड थे। उस पे इमाम मालिक कह रहे हैं अपनी किताब अल मुवत्ता में, इब्ने उमर कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर को। इफ आई से इब्ने अब्बास, इट्स फुल फॉर्म इज अब्दुल्ला बिन अब्बास। इफ आई से इब्ने मसूद, क्योंकि सिलेबस में ये नाम बार बार आएंगे, इट मींस अब्दुल्ला बिन मसूद। तो इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर लर्नड सूरह बकरा इन 8 इयर्स। अब अगर लिसनर्स में कोई भी शख्स हाफिज बैठा हुआ मेरी बात सुन रहा है, कराची के जो लड़का है जो हाफिज कर रहा है, उसके अंदर दो बातें हैं। नंबर वन, ये लड़के की मदर टंग अरबिक नहीं है। नंबर टू, इस लड़के की मेमोरी किसी भी लेवल की हो, पर इसकी मेमोरी एवरेज या अबव एवरेज हो सकती है, लेकिन इसकी मेमोरी सहाबा के कंपैरिजन के सामने सुपर जीनियस नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक बात बड़ी कंफ्यूजिंग है, वो ये, कराची के जो भी लड़के हिफ्स करते हैं, लड़कियां भी हिफ्स करती हैं, तो यहाँ पर हिफ्स करने का यूजुअल ड्यूरेशन है 2 साल। कराची का एक लड़का हिफ्स कर रहा है और वो हिफ्स कर रहा है 2 साल में, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाय, दिस बॉय और गर्ल इज नॉट, उसकी मदर टंग अरबिक नहीं है, पहला मसला। दूसरा ये कि उसकी मेमोरी सुपर जीनियस नहीं है, बल्कि वो एवरेज मेमोरी का भी स्टूडेंट होगा, तो 2 साल में हिफ्स कर लेगा। चलें थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केसेस करते हैं। एक लड़का है, उसने हिफ्स 3 साल में किया, 4 साल में किया, 5 साल में हिफ्स किया। तो जो भी हाफिज बैठा हुआ है वो समझ सकता होगा 5 साल से ऊपर तो बहुत कम लोगों को टाइम लगता है। इस सूरत हाल में अगर कोई शख्स हिफ्स कर रहा है कराची पाकिस्तान में, जिसकी मदर टंग अरबिक नहीं है, जिसकी एवरेज जो मेमोरी बिलो एवरेज या अबव एवरेज है, वो पूरा कुरान 114 सूरास कुरान की वो याद कर रहा है 2 से 5 साल में। अब्दुल्ला बिन उमर एक सहाबी है। कंपेनियंस के बारे में आपको जो हिस्ट्री में रिपोर्ट्स मिलेंगी वो ये कि कंपेनियंस यूज्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव मेमोरी that when they used to go to a kind of महफिल और इन ओकेजन, किसी ऐसे ओकेजन में चले गए जहां पर जो है पोएट्री चली है, सबसे मुश्किल से जो याद होते हैं वो पोम्स, पोएट्स या पोएट्री या कुपलेट्स होते हैं। तो एक सहाबा की मेमोरी के बारे में किस्सा आता है कि एक महफिल में चले गए और उस महफिल में जाकर उन्होंने 3000 स्टेंजास की एक पोम सुनी, 3000 स्टेंजास की पोम सुनी। और 3000 स्टेंजास की पोम जब उन्होंने एक बार सुनी, वो एक बार सुन के उनको इतनी पक्की याद हो गई कि वो सारी के सारे कुपलेट्स या शेर जो है वापस उसी सीक्वेंस का सुना सकते हैं। तो सहाबा का जो पहला जो डिस्टिंक्शन है वो ये कि उनकी मेमोरी जनरली अबव भी एवरेज नहीं थी, उनकी मेमोरी सुपर एक्सक्लूसिव थी। दूसरा, अब आपको ये बात का अंदाजा पूरा है कि सहाबा जो हैं जो प्रॉफिट के साथ रह रहे हैं अरबिया में, उनकी मदर टंग भी अरबिक थी। तो पॉइंट मेरा ये है, एक सहाबी जिसकी मेमोरी सुपर एक्सक्लूसिव है, एक सहाबी जिनकी मदर टंग अरबिक है, उनको कुरान जल्दी याद होना चाहिए एज कंपेयर टू द मेमोराइजेशन ऑफ द पाकिस्तानी हाफिज। लेकिन पाकिस्तानी हाफिज 5 साल में पूरा कुरान याद करके बैठा हुआ है, और इधर खाली अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो एक जीनियस साहब जिनको 2630 हदीस भी याद थी। अब्दुल्ला बिन उमर को सिर्फ एक सूरह बकरा याद करने में कितने साल लग गए? 8 साल। ला ले, इसका मतलब है कोई ना कोई तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, और फर्क ये है दोनों की मेमोराइजेशन में, वो ये कराची का जो हाफिज है जिसने कुरान हिफ्स किया है, उसने कुरान का सिर्फ टेक्स्ट याद किया है, जो कि बहुत अफजल बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हदीस में है कि जो सिर्फ कुरान का हिफ्स कर ले, सिर्फ टेक्स्ट याद कर ले, जन्नत या क़यामत में उसके वालिदैन को ऐसा ताज क्राउन पहनाया जाएगा कि सूरज की रोशनी सामने कम होगी।
And the Hafizul Quran will also be given that kind of blessing on the day of judgment, that he will be able to intervene for 7 such members among his family, friends and colleagues or neighbors जिनके लिए जहन्नुम फर्ज हो चुकी होगी, and intervening और उनकी सिफारिश करते हुए उन जहन्नमियों को जन्नत ले जा सकता है खाली कुरान का टेक्स्ट याद करने में। तो वो लोग मायूस ना हो जो सिर्फ टेक्स्ट याद करते हैं, क्योंकि उसकी भी बड़ी फजीलत है। लेकिन कराची का हाफिज 5 साल में पूरा कुरान याद करेगा, क्योंकि उसने सिर्फ कुरान का टेक्स्ट याद किया। पर अब्दुल्ला बिन उमर सुपर एक्सक्लूसिव मेमोरी वाले 8 साल क्यों लग गए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुरान का टेक्स्ट नहीं याद किया। सूरह बकरा में एक आयत जब पढ़ी तो पहले समझा ये आयत मक्की है या मदनी। मक्की है तो किस साल में आई, परसिक्यूशन के बाद या माइग्रेशन से पहले। फिर ये आयत मदनी है तो कब आई, ग़ज़वा बदर के बाद या फिर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से पहले। फिर इन्होंने इसके बाद जान लिया ठीक है जी, अब अगला स्टेज पे आ गई, ये आयत नासिख है या मनसूख है। अच्छा, अगर ये नासिख है तो फिर मनसूख कौन सी है? अगर ये मनसूख है तो कौन सी मनसूख है? नसखुल तिलावा, नसखुल हुक्म या नसखुल हुक्म वल तिलावा। फिर इसके बाद अगले स्टेज पे आए तो पता किया कि फलानी आयत का शान नुज़ूल क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दिस सूरा, और उसके बारे में पूरी तफसील याद कर ली। फिर पता किया कौन सी आयत मुहक्कम है, कौन सी मुतशाबिहात। अच्छा, मुहक्कम है तो इजी है, समझ में आ गई, याद कर लिया उसको। मुतशाबिहात है तो मुश्किल है, तो इसकी एक्सप्लेनेशंस क्या है वो भी याद कर ली, उसकी एक्सप्लेनेशंस क्या है वो भी याद कर ली, इसकी एक्सप्लेनेशन से कौन कौन से लॉज एक्सट्रैक्ट हुए वो भी याद कर लिए। अरे यार, एक एक आयत के पीछे पहाड़ जितना मवाद याद किया, तो सिर्फ एक सूरा में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला को कितने साल लग गए? 8 साल। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये सहाबा ने डायरेक्ट कुरान प्रॉफिट से सीखा, ये उनकी रिलायबिलिटी में बहुत बड़ा कमेंट है। सहाबा ने कुरान को इतना वक्त दिया कि एक एक सूरा पर 8-8 साल लगा दिए, ये उनकी डिवोशन के लिए बहुत स्ट्रांग बात है। लेकिन सर खुर्रम, फिर भी हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिसमें हम मजबूती से कह सकें सहाबा पे अंधा एतमाद है, वी कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, और सहाबा इतने रिलायबल लोग हैं कि हम उनकी तफसीर की रिलायबिलिटी को जो है वो फौरन से मान लेंगे। तो उसके लिए तीसरी बात क्या है? वो तीसरी बात ये है, जब मैं कुरान और हदीस से पूछता हूँ कि ए कुरान और ए हदीस आप बताओ सहाबा कैसे लोग थे, तो कुरान को मैंने देखा तो कुरान ने सिर्फ सहाबा की तारीफ की। सूरह फतह और सूरह बय्यिना में अल्लाह पाक फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु व रज़ु अन, ये ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हैं और अल्लाह उनसे राजी हैं। तो कुरान ने सिर्फ सहाबा की तारीफ की। जब दुनिया की सबसे आला और अजीम जात सहाबा की तारीफ करे तो सहाबा रिलायबल लोग हैं। अगर सहाबा रिलायबल हैं तो उनकी तफसीर रिलायबल है दो वजह से। नंबर 1, उन्हें कुरान को टू मच डेडिकेशन और डिवोशन का टाइम दिया। नंबर 2, उन्हें कुरान सीखा ही प्रॉफिट से। फिर हमने हदीस से पूछा, यानी नबी अलैहिस्सलाम से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सहाबा कैसे लोग हैं। तो हुजूर इस्लाम की एक मशहूर ज़माना हदीस है, प्रॉफिट वंस सेड माय कंपेनियंस आर लाइक स्टार्स, whoever you follow you will be guided। तो ये जो हदीस है ये तमाम सहाबा की तारीफ करी। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा की बहुत ज्यादा तारीफ फरमाते थे। एक सहाबी है इब्ने मसूद, फुल नेम है अब्दुल्ला बिन मसूद। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये दो नाम ऐसे हैं जो कुरान की तफसीर में इन्होंने बहुत इज्जत और नाम कमाया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह के बारे में प्रॉफिट ने बोला, whoever wants to recite Quran as fresh as it was revealed, let him recite the way it is recited by Ibn Abd का मतलब अब्दुल्ला बिन मसूद है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा कि प्रॉफिट ने सहाबा की तारीफें की है। किसी को प्रॉफिट ने बोला तुम सिद्दीक सच्चे हो, तुम फारूक बड़े इंसाफ वाले हो, तुम हैदर कर्रार शेर खुदा बहुत ही बहादुर हो, तुम गनी, तुम हुजुल नौरैन, तुम मेरी जो मेरी दो बेटियों के शौहर, यानी कि तुम हुजुल नौरैन के पोसेसर ऑफ टू लाइट्स हो। तो तुम अमीनुल उम्मा, जिसमें अबू बैदा बिन जर्राह को प्रॉफिट ने जो है अमीनुल उम्मा यानी कस्टोडियन ऑफ मुस्लिम उम्मा पुकारा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सहाबा की तारीफ से भरी हुई है, क्योंकि सहाबास आर प्रेज्ड इन कुरान हदीस, दे आर रिलायबल because they devoted their lifespan to learn Quran, their tafsir are reliable, and because they learn Quran directly from Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that's why their tafsir are highly reliable। अब ये सारी बातों में मैं एक बात रख के आपके सामने टॉपिक को एकदम कंक्लूड करता हूँ कि आपका दिल बिल्कुल तसल्ली खा जाए कि सहाबा की तफसीर रिलायबल होती है। वो बात ये, एक सहाबी है उनका नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं उनको शॉर्टली अगर कहा जाता है अक्सर तो उनको बोलते हैं इब्ने अब्बास। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने एक तफसीर लिखी है, उस तफसीर का नाम है तफसीर इब्ने अब्बास। तफसीर इब्ने अब्बास के बाद अब पूरी दुनिया में 10 लाख तफसीर लिखी जा चुकी हैं। गौर से सुनना, ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट है मेरा इस पैराग्राफ के बारे में। तफसीर इब्ने अब्बास के बाद पूरी दुनिया में 10 लाख तफसीर लिखी जा चुकी हैं। ये 10 लाख तफसीर ऑफ कुरान तब तक रिलायबल नहीं काउंट होती जब तक ये तफसीर इब्ने अब्बास से एग्री नहीं कर जाती।
कोई भी तफसीर इब्न अब्बास से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये 10 नाक तफसीर एक सहाबी की तफसीर पे बेस और रिलाय करती है। तो बस जब सारी दुनिया की तफसीर सहाबी की तफसीर पे रिलाय करती है, तो खुद सहाबी की तफसीर क्या होगी? रिलायबल, क्योंकि सहाबा भी तो खुद रिलायबल है, बिकॉज दे आर हाईली प्रेज इन कुरान एंड सुन्ना। तो मैंने इरादा तो किया था कि आपको इसका छोटा आंसर दिखाऊंगा, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी ज्यादा तवील गुफ्तगू करेंगे, तो मैं आपके लिए इजाफी पॉइंट्स के लिख के लाया हूँ, ये आपको कॉपी करना है। तफसीर ऑफ कुरान बाय कंपेनियंस, ये थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा, जल्दी से शाबाश, क्योंकि इसमें ये होगा कि मेरी पूरी डिस्कशन कवर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, मारिज लिखने के लिए तो मैंने वक्फा दिया है। जल्दी से कॉपी कर लें भैया इसको। वर्कबुक में आप काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप वर्कबुक के पेज नंबर 5 पर पहुंच चुके होंगे। आज पेज 5, 6 और 7 पे हम लोग काम करेंगे मेनली। अस्करी इंशाल्लाह कल या परसों तक आप लोग के जो है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तफसीर कुरान में तफसीर कुरान में हदीस में हमने जो पॉइंट्स कॉपी करने थे हमने कल कर लिए कॉपी, और आयतें वगैरह जो है वो मैं जब पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें वर्सेस भी आपको मिल जाएंगी। वैसे तो नोट्स में लिखा होता है सब कुछ, हम कोशिश करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू मेमोराइज टेक्स्ट फ्रॉम वर्कबुक, तो वर्कबुक में हम बहुत ईजी और बहुत छोटे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं, पर ये वाला पैराग्राफ यूजुअली स्टूडेंट्स को भूल जाता है, समझ नहीं आता है बात क्या करनी है। इसलिए मैंने फिर इसका जो है थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन आज लिखा है। लिखा तो मैंने 2-3 दिन पहले, आज इसको अपडेट मैंने किया है, इसलिए कि भाई अब आप जो है वो इन्हीं पॉइंट्स में 2-3 भी अगर लिख देंगे तो गुजारा हो जाएगा। शायान रिजवान, अगर मैं ये पीडीएफ शेयर करूं या नहीं करूं, काम आपको मेरा बेटा पूरा करना है। आप ये काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आगे गुफ्तगू होगी। पीडीएफ मिले या ना मिले, क्योंकि यू हैव टू हैव योर हार्ड कॉपी विद यू, क्योंकि फिर ये थोड़ी होगा आप एग्जाम से पहले पीडीएफ ही खोलते रह जाएंगे, कितनी फाइल्स खोलेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, टॉपिक ही खो जाएगा। एक वर्कबुक में सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। जल्दी जल्दी कॉपी करें, और whenever you are done please type done, तो मुझे पता चल जाए कि काम हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। I think you guys need 1.5 minute more. जी पूरा कॉपी करना है तफसीर ऑफ कुरान बाय कंपेनियंस। इबाद शेख, क्या फर्क है? व्हाट डू यू मीन बाय फर्क? किस तरह का फर्क है भाई? हाँ, वो वर्सेस मैंने इसलिए लिख दिए कि वो रेफर के लिए। मैं असल में जो पीडीएफ बना रहा हूँ ना, ये बात वो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि यार अगर कोई स्टूडेंट जो है कभी ऐसे ही रैंडमली रिव्यू के लिए रीडिंग कर रहा है, तो रीडिंग करते हुए जो देखता है कि यार आयत में, अब आयत के लिए मैं नोट्स खोलूँ, तो मैंने कोशिश की इसमें कोटेशंस नीचे ऐड कर देता हूँ मैं सेपरेटली, कि ना बच्चा जो है वो अगर रीडिंग करने के लिए, रिवीजन के लिए बैठ ही रहा है, तो कहीं मतलब मोबाइल में बैठ के वो पीडीएफ देख रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके बाद वो फ्री टाइम है ना, अब पढ़ ही रहा है, तो जब उसको मौका मिल ही गया पढ़ने का, तो यार वो नीचे कोटेशंस भी एक दो बार पढ़ ले ताकि कुछ कोटेशंस याद हो जाए। वरना यूजुअली मैं वर्कबुक में कोटेशंस नहीं लिख पाता, क्योंकि कोटेशंस ऑलरेडी नोट्स में लिखी है बच्चा। एनीवेज, नेक्स्ट हेडिंग लो तफसीर ऑफ कुरान बाय सक्सेसर्स। चलो शाबाश, इसके बाद हमने यार पार्ट बी करना है। तफसीर ऑफ कुरान बाय सक्सेसर्स की हेडिंग दीजिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, इसको खत्म करना है, ये 2 मिनट का भी टॉपिक नहीं रह गया। आप Tafsir of Quran by successors. Now we have already discussed that whenever we are going to speak about the last two sources of tafsir, especially tafsir of Quran by companions and successors, we are not going to give the examples of them. We are going to comment on their reliability. अब जानना है कि सक्सेसर की तफसीर रिलायबल है या रिलायबल नहीं है, इसके बारे में जो प्रिंसिपल है उसको हमने यहाँ इंप्लीमेंट करना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मुझे खुली सी जगह मिल जाए। एनीवेज, यहाँ पर बात ये है कि सक्सेसर की तफसीर जो है वो रिलायबल है या रिलायबल नहीं है, उसके पीछे जो है हमारे पास जो है वो किस किस्म का जो है प्रिंसिपल अप्लाई होगा, बात समझना। देखो, तफसीर ऑफ कुरान में सक्सेसर्स की जब बात आएगी, तो सक्सेसर्स का मतलब ताबईन है, दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ द सहाबास। इसके बाद तबा ताबईन भी है, फिर ताबईन और तबा ताबईन भी है, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इफ यू वुड लाइक टू चेक
कि the tafsir you are reading, whether it was written by a successor or SOS or it is written by any member of any generation. जैसे कि recently बहुत सारे लोगों ने तफसीर लिखी हैं. हमारे यहाँ बहुत मशहूर तफसीर है, मौलाना मौदूदी की तफसीर बहुत मशहूर है, अब्दुल्ला यूसुफ अली की कमेंट्री जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट कमेंट्रीज है, वो मेरे स्टूडेंट ने बोरो की भी, मैंने मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई होती. और यूं ही हमारे पास जो है वो मौलाना तकी उस्मानी साहब की जो है, रफी उस्मानी साहब की तफसीर उस्मानी बहुत पॉपुलर है. तफसीर इब्न कसीर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेम्स इन तफसीर ऑफ जो है वो कुरान. तो बहुत सारी तफसीर हैं जो कि डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशंस ने लिखी हैं. नाउ व्हेनेवर यू वुड लाइक टू सी whether the tafsir you are going to use or you would like to use, is it authentic or not, is it reliable or not, तो उसके पीछे एक ही टेस्ट अप्लाई होता है और एक ही प्रिंसिपल अप्लाई होता है. वैसे तो हम बाय रेफरेंस ऑफ सक्सेसेस बात कर रहे हैं, but the principle I am going to teach you guys, जो कि 2 मिनट की एक बात है, ये प्रिंसिपल हर जनरेशन की तफसीर के साथ अप्लाई होता है. अब एक मिनट के लिए कुछ ना लिखना, सिर्फ मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं शुरू होऊंगा ये बात खत्म हो जाएगी. बहुत मुख्तसर सी बात है. So the tafsir you are checking, whether it is written by any member of any generation or it is written by a successor, the tafsir you are checking, whether it is reliable or not, if that tafsir conflicts with, if that tafsir you are checking, or you want to see whether it is reliable or not, if that tafsir conflicts with or contradicts with Quran or Hadith or the tafsir or the life or the statements of companions. If a tafsir of successor contradicts with Quran, Hadith और companions, जल्दी से जवाब देना है. अगर किसी सक्सेसर की तफसीर कुरान, हदीस या सहाबी से contradict करे, ये तफसीर reliable होगी या unreliable? जवाब आप लोग से चाहिए. If a तफसीर contradicts with कुरान या हदीस या सहाबा, वो reliable है या unreliable है? ठीक है, कुछ लोगों ने reliable लिखा है तो मुझे इसको explain करना पड़ेगा. अगर ताबी, रुक जाओ अभी, रिलायबल नहीं होगी. रिलायबल वाले लोग जरा गौर से सुने, अनरिलायबल जवाब सही है. जिनको रिलायबल लग रहा है मैं समझाता हूं. अगर ताबई की तफसीर कुरान की आयत से या प्रॉफिट की हदीस से या कंपेनियन के साथ क्लैश कर रही है, उनसे डिसएग्री कर रही है, उनसे कॉन्ट्रडिक्ट या उनसे कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो इनमें से दो में से एक बात हो सकती है. देखो, अगर कोई चीज जो ताबई की कुरान हदीस सहाबा से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो दो में से एक बात हो सकती है. कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यानी कुरान में कुछ और बात हो रही है और सक्सेसर में कुछ और बात हो रही है. तो कॉन्ट्रडिक्शन की सूरत में या तो ऐसा है कि ये तीनों गलत हैं और ये सही हैं, एक सिचुएशन ये बनती है कॉन्ट्रडिक्शन की सूरत में, या फिर दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि ये गलत है और ये तीनों सही हैं. अब कुरान पे हमें अंधा एतमाद है, हदीस पे हमें अंधा एतमाद है, सहाबा की कुरान हदीस में तारीफ होने की वजह से हमें उन पे अंधा एतमाद है. वी कैन ट्रस्ट कुरान हदीस एंड कंपेनियंस blindly, but we do not trust the generation of successors onwards. We cannot trust them blindly. So if something is clashing with Quran hadith and companions, that thing is wrong, क्योंकि कुरान हदीस और सहाबा गलत नहीं हो सकते. So if a tafsir of successor contradicts with Quran or hadith or companions, that tafsir is rejected because such tafsir is unauthentic and unreliable. However, if a tafsir of a successor does not contradict or conflict with Quran and hadith and companions, अगर इनसे contradict नहीं करती, rather it is harmonious with them, it agrees with them, in such case that tafsir will be considered as absolutely reliable. तो अगर contradiction हो रहा है कुरान से या हदीस से या सहाबा से, तो rejected. तो कुछ तफसीर ऐसी हैं सोसाइटी में जिसमें सहाबा के बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल की गई है. और मौलाना मौदूदी जो है, उनकी तफसीर जो है वो बहरहाल जो है वो अल्लाह को भला करे रिप्लेस हो गई है, लेकिन उनके इनिशियल जब वो आया था मामला तफसीर का, तो उसमें एक जगह पर हज़रत इब्राहिम के बारे में लिख दिया था कि जी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने द ड्रीम ही सॉ दैट ही शुड बी सैक्रिफाइसिंग हिज सन इस्माइल अलैहिस्सलाम फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, जिसके बारे में हम कुछ दिनों के बाद बकरा ईद भी सेलिब्रेट करेंगे. तो मौलाना मौदूदी ने हज़रत इब्राहिम के इस ड्रीम पे कमेंट करते हुए अपनी तफसीर में लिखा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक्चुअली वो ख्वाब समझ नहीं आया था. बाद में बहरहाल वो तफसीर रिप्लेस हो गई. होता है, लोग गलत लिखते हैं तो उससे रुजू कर लेते हैं, गायब हो जाते हैं. दैट इज, ऐसा नहीं है कि मौलाना मौदूदी की तमाम खिदमत से नजरअंदाज हो जाएंगी, लेकिन पॉइंट इज कि उनकी तफसीर जो थी अंबिया के खिलाफ जा रही थी. और कोई शख्स जो हजरत इब्राहिम के भी 5000 या 3000 साल बाद पैदा होकर हजरत इब्राहिम को गलत कहेगा, तो ऑब्वियसली वो शख्स गलत हो सकता है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी गलत हो सकते हैं, या उसको शख्स की सोच या उसको कमेंट गलत हो सकता है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी गलत हो सकते हैं. तो इस सूरत हाल में वो तफसीर का वो पार्ट या वो वाले पोर्शंस जहां पर ऐसी बात हुई थी, वो रिजेक्टेड है. और अभी भी अगर वो कॉपी किसी को मिलेगी तो कहा जाएगा भाई ये नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कुरान हदीस और सहाबा से. कुरान हो या हदीस और सहाबा, उसमें एक बात बड़े जोर से बताई जाती है, वो ये कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दीज, वी हैव टू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, और हम इनके बारे में नामुनासिब बात या नामुनासिब सोच नहीं पाल सकते. तो तफसीर ऑफ कुरान में सक्सेस में क्या लिखना है, मैं टाइप करके भेजा हूं, आपकी स्क्रीन पे आएगा, तो लिखो. पहला पॉइंट है, if a tafsir of successor
If a tafsir of successor conflicts with Quran, Hadith or companions, it will be considered as unauthentic and unreliable. If a tafsir of successor conflicts with Quran, Hadith और companions, ऐसा करते हैं, इसको लिख लेंगे कुरान और हदीस और companions, it will be considered as unauthentic and unreliable. ये आपके पास स्क्रीन पे चैट पे आपके पास पॉइंट आ गया। इस पैराग्राफ में 2 ही पॉइंट्स हैं, सेकंड पॉइंट में भेज रहा हूं। However, if it does not conflict with these, rather agrees with them. However, if it does not conflict with these, rather agrees with them, it will be considered as authentic and reliable. It will be considered as authentic and reliable. Authentic and reliable. जी बेटा, P5 के नीचे लिखना है मोहम्मद एहसन। ये P5 के 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब इसका पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 1% बैटरी रह गई थी, अभी पूरी क्लास खत्म हो जाती। लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई। लास्ट पेज दिखा दूं, ये आ गया सर लास्ट पेज, ये आ गया जी। P4 जिसका रह गया वो ये देख ले। ये आ गया जी P4। कर रहे स्टार्ट। बेटा P2 और P3 तो कल करवा दिया है ना। अब अगर कल की क्लास मिस हो गई है तो फिर मंडे या ट्यूसडे को जब रिकॉर्डिंग आएगी वो सुन लीजिएगा, उसके साथ कर लीजिएगा, और साथ में मैं PDF भेजूंगा, उससे भी कवर हो जाएगा काम। अब जाहिर सी बात है, इंटरनेट कनेक्शन के इलेक्ट्रिक और मसाइल परेशानियां, इसलिए वैसे तो इतनी सारी चीजें शेयर करना हमारी बाइंडिंग और रिस्पांसिबिलिटी में नहीं आती। वी आर सपोज्ड टू टीच यू गाइस, शेयर एवरीथिंग विद यू, लेकिन अब ऑब्वियसली PDFs वगैरह सब चीजों से उस चीजों को रिप्लेस करना है, क्योंकि वो फेस टू फेस टीचिंग तो हो नहीं पा रही है। जिसका रह गया वो बाद में आएगा। सर पेज नंबर 6 पे आ जाइए, पेज नंबर 6, क्वेश्चन बी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कल मुझे मैसेज किया, वो कह रही है कि सर खुर्रम मेरे पास जगह खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं, मेरा मसला हो गया। बेटा ये पेज नंबर 24 पे एक्स्ट्रा शीट है, जब भी जगह कम पड़ जाएगी पेज 24, 25, 26 और 27 ये एक्स्ट्रा शीट है, आप यहाँ पर वो जगह यूटिलाइज कर सकते हैं जिसके बाद स्पेस का मसला आएगा। तो मैंने हर वर्कबुक में एक्स्ट्रा शीट्स रखी हुई है, लास्ट ईयर नहीं थी, अभी मैंने इसको ऐड किया है ताकि स्पेस का इशू जो है सॉल्व हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जो फॉन्ट साइज होता है राइटिंग का वो थोड़ा लंबा ही होता है। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन बी लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ हाथ चलाओ ताकि मैं फिर फटाफट याद कराऊं। ये पूरा आंसर आप मेरे साथ आज याद करोगे। क्वेश्चन बी, what are the qualities of a reliable mufassir? Or meanwhile when I'm writing the question and you are also writing the question, whenever you are done, so please let me know mufassir क्या होता है। What are the qualities of a reliable mufassir? What are the qualities of a reliable mufassir? जी वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं? हमाद कह रहे हैं एक्सप्लेनर ऑफ कुरान। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है।
उसके बाद नीचे हेडिंग दें क्वालिटीज ऑफ मुफस्सिर। क्वालिटीज ऑफ मुफस्सिर की हेडिंग देने के बाद मेरे बच्चा आप एक काम ये करेंगे कि आप इस तरफ ले जाएंगे जनरल क्वालिटीज और यहां ले आएंगे आप स्पेसिफिक क्वालिटीज। ऐसे लिखना है जनरल और स्पेसिफिक। ये याद करना है हमने आज पूरा का पूरा, और जब याद हो जाएगा तो फिर गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी। जनरल क्वालिटीज और स्पेसिफिक। जनरल में हमारे पास 4 क्वालिटीज आ जाएंगी, ए बी। देखो जैसे मैंने बनाया ऐसे ही काम करना, वरना स्पेस का इशू आएगा। स्पेसिफिक में बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए हमें, जनरल में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। ए बी सी डी, बल्कि लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, जगह काफी है। जनरल क्वालिटीज आ गई और स्पेसिफिक आ गई। जहां भी जगह है बेटा आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश की मैंने ये पेज नंबर 6 से मखसूस किया कि यहाँ सारा आंसर एक ही जगह पे आ जाएगा। ऐसा ना हो कि यू विल बी सेपरेटिंग योर आंसर इन 2 डिफरेंट पेजेस। मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे पसंद है एक जगह एक समान चीज एक ही जगह पे आ जाए। सर मेरा आप लोगों से सवाल है और आपने जल्दी से मुझे जवाब देना है। मुझे बताइए कि जाकिर नाइक जो हैं, जो कि इंडिया में एक बड़े अच्छे प्रीचर और स्पीकर है और अभी तो बाहर इंडोनेशिया या मलेशिया में रहते हैं, आपने आपके दिल में जो जवाब है आप बस जवाब दे दीजिएगा, यस या नो में जवाब देना है। क्या जाकिर नाइक साहब, जो कि एक बड़े प्रीचर और बहुत अच्छे स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, क्या जाकिर नाइक साहब कुरान की तफसीर लिख सकते हैं या नहीं? यस या नो में जल्दी से जवाब दे दें। यस नो यस नो यस नो यस नो, मिक्स जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है, मिक्स जवाब आने चाहिए। अब उम्मीद है मैं जो अब सवाल पूछूंगा उसका जवाब सबका सेम आएगा। वैसे आज तक तो मैंने जब भी ये सवाल पूछा है यूजुअली मेजॉरिटी ऑडियंस का जवाब सेम आता है। तो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। मैं दोबारा सवाल पूछा हूं और सबने एक साथ जवाब देना है और टक करके जवाब आना चाहिए यस या नो में। क्या आमिर लियाकत साहब कुरान की तफसीर लिख सकते हैं? ये बिल्कुल यूनानिमस जवाब आ रहा है। किसी ने लिख दिया यस, मेरे ख्याल में आमिर लियाकत साहब का फैन भी बैठा हुआ है, और किसी ने नो के इतने सारे वोट डाले हुए, अल्लाह खैर करे। ठीक है भाई, अब बात यहाँ पर ये है कि आमिर लियाकत साहब हो या जाकिर नाइक हो या आप कोई बड़ा बुजुर्ग हो या छोटा बुजुर्ग हो, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारी किसी के साथ लाइकिंग या डिसलाइकिंग है। लेकिन द पॉइंट ओवर हियर इज दिस कि whenever it is about the writing the tafsir, whenever it is about the qualified mufassir, the person who qualifies to be a mufassir, उसके लिए क्राइटेरिया और उसके लिए कुछ प्रिंसिपल सेट हैं। जिस बंदे ने उस क्राइटेरिया को मीट किया वो बंदा जो है मुफस्सिर हो जाएगा। सुभान मैंने मना किया था तुम्हें मैसेज नहीं करना है। जिस बंदे ने जो है वो क्राइटेरिया जो सेट क्राइटेरिया पे पूरा है वो मुफस्सिर है, और जो उस क्राइटेरिया में नहीं है वो मुफस्सिर के लिए क्वालिफाई नहीं करता। तो एक बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि अगर किसी शख्स के पास इन तमाम साइंसेस की 17 डिफरेंट साइंसेस की नॉलेज है, वो शख्स मुफस्सिर बनने के लिए क्वालिफाइड है। साइंस का यहाँ पर मतलब जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, यहाँ साइंस का मतलब जो है वो नॉलेज है, क्योंकि साइंस को अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन देखेंगे उसकी नॉलेज है। तो जिस शख्स के पास ये 17 डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं, दैट पर्सन इज अ क्वालिफाइड एंड अ रिलायबल मुफस्सिर। और जिसके पास ये नॉलेजेस या ये साइंसेस या क्वालिफिकेशंस नहीं है वो रिलायबल मुफस्सिर नहीं है। अब ऑब्वियसली इफ अ पर्सन इज डूइंग एमफिल और पीएचडी, वो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जो है वो तफसील पढ़ेगा, लेकिन हमें तो बेसिक्स पे रहना है। तो हम एक काम करते हैं, उन 17 में से 8 या 10 भी अगर हम लिखते हैं तो हमारे 4 मार्क्स के आंसर के लिए बड़ा पप्पू मामला हो जाएगा। मेरे साथ पूरा आंसर याद करना आपने, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ ये पढ़ाते हुए। सो व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डू, ये 12 बातें हैं, ये 12 बातें याद होंगी, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ जब मैं याद कराऊं कोई चीज, जब तक यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट आफ्टर मी, तब तक आपको ये बहुत मजबूत याद नहीं होगा। व्हेन वी से थिंग्स वो दिमाग में जाके छपती हैं। तो द फोर क्वालिटीज, एक मुफस्सिर बनने के लिए जो क्वालिटीज रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, उसमें नंबर 1 लिखो। नंबर 1 मुस्लिम। मुस्लिम सर, खुद हम मुफस्सिर बनने के लिए मुसलमान होना शर्त क्यों है? क्योंकि बेटा अगर कोई शख्स नॉन मुस्लिम है और वो तफसीर लिख रहा है तो वो कुरान की आयतों को पे कमेंट कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह को मानता ही नहीं है, वो अल्लाह के रसूल को जानता ही नहीं है, वो अल्लाह के रसूल के बारे में कोई गलत बात कर सकता है।
तो whenever it is about trusting the Muslim and the non-Muslim more, तो हम ज्यादा भरोसा मुसलमान पे करते हैं। हम कहते हैं इसको आखिरत का डर होगा, इसको अल्लाह का खौफ होगा, ये अल्लाह के बारे में कोई बात दिखने या कहने से, गलत बात कहने से पहले घबराएगा, डरेगा, इसको हिसाब किताब का खौफ होगा। So if a non-Muslim is writing a तफसीर, हम उसको reliable मानेंगे ही नहीं। हम कहेंगे देखिए ये बंदा कितना ही क्यूट और स्वीट की ना हो, लेकिन the problem is he does not believe in Allah, so he can say negative things or metaphorically he can speak ill about Allah, so हम उसकी बात पे भरोसा ही नहीं कर सकते। The very first shart, the very first qualification to be a mufassir is that a person has to be a believer, a person has to be a Muslim. Next देखो, adult, adult। सर खुद मुफस्सिर बनने के लिए कोई बच्चा काम क्यों नहीं कर सकता? अडल्ट होना जरूरी क्यों है? अडल्ट का मतलब है यू रीच द एज ऑफ पुबर्टी, और पुबर्टी की एज जो होती है वो यूजुअली लड़कियों की जो है वो 10-11 साल होती है, लड़कों की जो है वो बिटवीन जो है वो 10 to 12 और 14 भी होती है। तो एक लड़का अडल्टहुड को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ अडल्ट का मतलब तो ये नहीं है। वैसे तो कोई शख्स अगर पुबर्टी रीच कर गया तो उसकी शादी की एज हो जाती है। यहाँ पर शादी से रिलेटेड बात नहीं हो रही। When we say a person who qualifies to be a mufassir, a person should reach or crosses his adulthood because of the reason that we want to know and we want to be sure the person has reached to the level of maturity. तो यहाँ अडल्टहुड की शर्त जो है वो मेच्योरिटी के लेवल की रखी है। जाहिर सी बात है, एक बच्चा हमें कोई बात बताता है तो उस बच्चे की बात पे यकीन नहीं कर पा रहे होते। बच्चे नादानियां करते हैं, बच्चे मासूमियत से बात करते हैं, ये बच्चों को उतनी लेवल की अकल या विजडम नहीं होता। तो हम यहाँ पर अडल्टहुड इसलिए लेकर आ रहे हैं कि the person should have must have reached the level of maturity। बगल आपस की बात है, मेच्योरिटी की कोई एज नहीं होती है। कभी कभार हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने वालिद से ज्यादा समझदार है, और कभी हमने देखा कि अंकल इज 40 स्टिल नॉटी, तो ये वाली कैफियत भी नजर आती है। द पॉइंट इज अडल्टहुड की यानी मैच्योरिटी की कोई एज नहीं है, बस यहाँ पर अडल्टहुड का एक जनरल फिगर रखा गया है कि यार यूजुअली इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन अ पर्सन हैज रीच्ड टू हिज पुबर्टी, द पर्सन इज 14 प्लस, तो वो मैच्योरिटी के उस ग्राउंड्स पे है कि उसकी बात को तसल्ली से सुना और समझा और यकीन किया जा सके। सो यहाँ पर दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई अडल्ट। तीसरा लिखो सेन, सेन, SANE, सेन। जी बेटा, आप सब लोग अडल्ट्स हैं जो कि बात मेरी सुन रहे हैं, बिकॉज यू गाइस आर मोस्ट ऑफ यू आर 13 प्लस और 14, तो यू गाइस आर अडल्ट एंड यू हैव क्रॉस योर पुबर्टी ऑब्वियसली। सेन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है वो तफसील लिख सकते हैं, क्योंकि आगे और भी जो है साइंसेस आ रही है ना। लिसन टू, कभी लिखना नहीं, सवाल नहीं पूछो, मैं हर बात का जवाब दे रहा हूँ। सेन वो होता है जो इनसेन नहीं होता। इनसेन जो है वो सेन का अपोजिट है। इनसेन मतलब यमला पगला दीवाना पागल बेवकूफ, और सेन जो जहनी तौर से सेहतमंद हो, मेंटली हेल्दी पर्सन। तो एक शख्स जो है सेन है तो ऑब्वियसली द पर्सन कैन बी ट्रस्टेड। और कोई शख्स जो है जो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ये कोई परेशानी है उसको, या फिर उसका जहनी तवाज़ुन बरकरार नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको भरोसा थोड़ी करेंगे। कभी आप बड़ी अजीब सी बात सुनते हैं, आप कहते हैं हट पागल, आप पागल बोल के उसकी बात को यूं इग्नोर करते हैं कि यार ये पागलपने की आप बातें कर रहे हैं, और पागलपने की बातों पे वी कैन नॉट ट्रस्ट। तो जिस तरह से हम पागलपने की बातों पे ट्रस्ट नहीं करते, हम पागल को भी ट्रस्ट नहीं करते, हम ट्रस्ट करते हैं उस पे जो नॉन पागल होता है। नॉन पागल को बोलते हैं सेन। सो द पर्सन हैज टू बी सेन। चौथा लिखो स्कॉलर, स्कॉलर, SANE, सेन। सेम तो होता है एक जैसा, सेन होता है मेंटली हेल्दी। अच्छा भैया, प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो है वो मास्टर्स किया इस्लामियत में। अब मैंने इस्लामियत में जब मास्टर्स किया, तो मैं अगर जो है वो 2 साल और स्पेंड करूं यूनिवर्सिटी में, तो मैं एमफिल कर लूंगा, और 1-2 साल करने के बाद थीसिस सबमिट कराने के बाद मैं PhD हो जाऊंगा। अगर मैं PhD हो जाऊं तो मेरा नाम बढ़ जाएगा डॉक्टर खुर्रम हुसैन, जो कि सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, डॉक्टर में नाम के साथ वैसे बड़ा अजीब लगता है, और मैं स्कॉलर कहलाऊंगा। यहाँ पर whenever we are talking about the person who qualifies to be a mufassir, that person is not a scholar who graduated from university or local universities. ना। यहाँ scholar, unfortunately इंग्लिश में हमारे पास जो आलिम के लिए, मुज्तहिद के लिए यूजुअली जो वर्ड मिलता है वो स्कॉलर मिलता है। तो यहाँ उस स्कॉलर की बात नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है ना। हमने बात की जी आमिर लियाकत या फलाने या कोई वो तफसील लिख सकते हैं, नहीं, हमें उनसे लाइकिंग डिसलाइकिंग हो या ना हो, वो क्वालिफाई यहाँ नहीं कर पा रहे। आमिर लियाकत साहब, उनकी डिग्री पे वैसे लोगों को डाउट है, लेकिन आमिर लियाकत साहब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, तो वो यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन मुफस्सिर बनने की खत्म। जाकिर नाइक साहब भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, तो वो भी कुरान पे कमेंट नहीं कर सकते। हम जिस शख्स की यहाँ पर बात करें स्कॉलर की, इस स्कॉलर का मतलब है दैट इज द पर्सन जिसने 9 साल का दर्स निजामी का कोर्स किया, तमाम किताबें पढ़ी, और उस पूरी सूरत हाल में जाके इसने जो है
वो आलिम का कोर्स कर लिया और वो आलिम बन गया। तो यहाँ पर कैसे याद करना है, स्कॉलर बोले तो आलिम। ये एक बच्चा रोजाना इब्न अरबी की बात करता है, अल्लाह करे आपको इब्न अरबी ख्वाब में आके बता दें कि भाई मैं हर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है। आप अर्तुगरुल कम देखें, मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए इस्लामिक मुझसे पढ़ लें इब्न अरबी से, इंशाल्लाह फिर आप जो भरपूर जवानी की बात पढ़ लीजिएगा। तो स्कॉलर बोले तो आलिम लिखो। बेटा मैं जो बोल रहा हूं जैसे याद हो जाएगा आपने टाइप करना है, ताकि जब सबको याद हो मैं आगे बढ़ जाऊं। मुस्लिम अडल्ट सेन, स्कॉलर बोले तो आलिम। 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 जी, मुस्लिम अडल्ट सेन, स्कॉलर बोले तो आलिम, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं है, यहाँ पर आलिम की बात हो रही है। 4 याद हो गए तो फिर मैं बाकी 8 भी याद कराता हूं आपको। मुस्लिम अडल्ट सेन, स्कॉलर बोले तो आलिम। मुस्लिम अडल्ट सेन, स्कॉलर बोले तो आलिम। गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश। सब 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 सबको याद कराना है, 2-4 को नहीं छोड़ना मैंने। मुस्लिम अडल्ट सेन, स्कॉलर बोले तो आलिम। स्कॉलर बोले तो आलिम। अच्छा, अभी लिखने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना, उसके बाद राइटिंग करना। अच्छा, मैंने बोला आई एम राइटिंग, तो आप मेरे साथ राइटिंग करेंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट छोड़ दें, पहले मेरी सवाल का जवाब दें। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल that a person is commenting and explaining Quran without the knowledge of hadith? अगर किसी शख्स के पास हदीस की नॉलेज नहीं है, क्या वो शख्स कुरान की तफसीर कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मेजर रिक्वायरमेंट्स पैसेज में आ गई। लिखो मेरे साथ मेरा बच्चा जल्दी से, शाबाश। नॉलेज ऑफ हदीस, नॉलेज ऑफ हदीस। आधे से ज्यादा कुरान हदीस में एक्सप्लेन हुआ है। सो अगर कोई हदीस की नॉलेज नहीं रखता, वो कुरान की तफसीर देखने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। So in easier, in simpler words, you can say that if a person would like to be a mufassir, he should be a muhaddis first. So he should be a teacher of hadith before becoming the teacher of Quran, क्योंकि कुरान को समझना या समझाना हदीस के बगैर पॉसिबल नहीं। बेटा मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे कोई गलत जवाब नहीं चाहिए इस पे, क्योंकि मैंने आपके साथ इस पे 1.5 आवर स्पेंड किया हुआ है। मेरे सवाल का जवाब देना, उसके बाद पॉइंट लिखना। अगर कोई शख्स नासिख मनसूख की नॉलेज के बगैर तफसीर करेगा, तो क्या वो गलती कर सकता है या नहीं? गलती कर सकता है ऑब्वियसली। अगर उसको नासिख मनसूख नहीं पता, तो वो तफसीर लिखते हुए शराब को हलाल कर देगा, लेकिन वो आयत तो मनसूख हो चुकी है। वो इद्दा पीरियड 1 साल की लिख देगा, लेकिन वो आयत तो मनसूख हो चुकी है। तो पता चला मेरा बच्चा, बड़ा मजा आता है आप लोग को पढ़ाने में, जवाब बड़े जबरदस्त जल्दी जल्दी देते हो आप लोग। दूसरा पॉइंट आ गया, नॉलेज ऑफ नासिख एंड मनसूख। नॉलेज ऑफ नासिख एंड मनसूख। तीसरा पॉइंट लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। नॉलेज ऑफ असबाब नुज़ूल। नॉलेज ऑफ असबाब नुज़ूल का मतलब होता है रीजंस ऑफ रेवलेशन। ये बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी, मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। नॉलेज ऑफ असबाब नुज़ूल, सबब रीजन को बोलते हैं, असबाब रीजंस को बोलते हैं। बहुत सारी कुरान की सूरत ऐसी हैं जिनके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है। नाउ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज bewitched, he was they were members of society who cast black magic on नबी अलैहि सलाम। और उसमें जो मशहूर आदमी जिसने प्रॉफिट पे मैजिक स्पेल्स रीड किए थे, दिस मैन वाज नेम्ड एज लबीद, एंड द टू सिस्टर्स ऑफ लबीद combined in a combined manner, because they were appointed and they were hired by Jews, they read magic spells on Hazrat Muhammad peace be upon him. Prophet with the magic spells पढ़े, so they used the Labid, the person who was a Jewish person, he used a cord, एक उसने string use की, and on that string he read magic spells and he made 11 knots, 11 knots बनाए उसने,
and he also used a wax doll. On the wax doll he pricked 11 needles on it. तो एक string था, उसमें 11 knots थी, एक जो है wax doll थी, उसमें 11 needles prick की, तो 11 का नंबर यहाँ पर खास था। इसके बाद इसने तमाम चीजें छुपा दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ ड्रीम, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह पाक ने इस बात की इंफॉर्मेशन दी कि आपके ऊपर जादू हुआ है, और वो चीजें फलाने जो है वो बनु जुरैक का जो कुआं है, ज़रवान नाम का कुआं है, वहां वो चीजें पड़ी हैं। प्रॉफिट ने हजरत अली, हजरत जुबैर वगैरह को भेजा कि जल्दी ये सामान लेकर आओ। When the things were brought to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, इसमें दो खास चीजें थी, a string with 11 knots and then there was the wax doll with 11 needles pricked on it. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसी वो चीजें आई, तो प्रॉफिट ने भी जब जैसी हजरत अली हजरत जुबैर ने आपके हैंड ओवर चीजें की, at that very moment Jibreel Islam appeared to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibreel said, Nabi, Allah has ordered you to read Qul a'udhu bi rabbil falaq and Qul a'udhu bi rabbin nas. सूरह फलक की 5 आयतें, सूरह नास की 6 आयतें, टोटल कितनी हुई? 11. Hazrat Muhammad was ordered, read 11 verses and open 11 knots and extract 11 needles from the wax doll. Hazrat Muhammad ने जब ये मामला किया, फलक और नास पढ़ी, 2 कुल आए थे, चारों कुल नहीं आए थे, 2 कुल आए थे, तो यूं प्रॉफिट पीरियड पे जो जादू हुआ था, it was completely gone gone. Now the things I told you just, जो मैंने अभी आपको जो बातें बताई, ये सूरह फलक और सूरह नास की बैकग्राउंड स्टोरी थी. In other words, ये सूरह फलक और सूरह नास का शान नुज़ूल था, ये सूरह फलक और सूरह नास का असबाब नुज़ूल था, रीजंस ऑफ रेवलेशन, और इसी को सूरह फलक और सूरह नास का क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड. तो जब कोई शख्स कुरान की तफसीर कर रहा है, उसको सूरह के बारे में सब पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड स्टोरी. जब उसको स्टोरी पता होगी तो वो स्टोरी समझ के, लिख के समझा सकेगा. So if a person would like to be mufassir, उसके लिए एक मेजर रिक्वायरमेंट ये है, the person has to have the knowledge of शान नुज़ूल, असबाब नुज़ूल भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं रीजंस ऑफ रेवलेशंस. नेक्स्ट देखो, कुरान कौन सी लैंग्वेज में? अरबिक में है ना बेटा, तो फिर चौथी रिक्वायरमेंट क्या होगी? नॉलेज ऑफ अरबिक. अच्छा, आप पूरा लिखना, आप लोग लिखना नॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज, बल्कि मैं लिख देता हूँ पूरा, वरना आप गड़बड़ करोगे. कैपिटल लेटर से लिखो, नॉलेज ऑफ Arabic language. Knowledge of Arabic language. चले सर, पहले याद करते हैं. मुस्लिम अडल्ट सीन, स्कॉलर बोले तो आलिम. मुस्लिम अडल्ट सीन, स्कॉलर बोले तो आलिम. नॉलेज ऑफ हदीस, नासिख मनसूख, शान नुज़ूल, अरबिक लैंग्वेज. नॉलेज ऑफ हदीस, नासिख मनसूख, शान नुज़ूल, अरबिक लैंग्वेज. पहले मेरे साथ साथ पढ़ना है, भी टाइप मत करना. देखो कि 1 गो में 8 याद हुए कि नहीं हुए. मुस्लिम अडल्ट सीन, स्कॉलर बोले तो आलिम. मुस्लिम अडल्ट सीन, स्कॉलर बोले तो आलिम. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. अब 8 के 8 एक गो में मेरे साथ पढ़ो, टाइप मत करो, मेरे साथ पढ़ो. पहले वहां जहां भी बैठे हुए पढ़ो, बस जो भी है. कोई आसपास वाला पागल समझे तो खैर है, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई ऐसी होती है दीवानों की तरह. 8 एक साथ पढ़ते हैं. Muslim adult saint, scholar बोले तो आलिम. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. Muslim adult saint, scholar बोले तो आलिम. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. देख के पढ़ते हैं. Muslim adult saint, scholar बोले तो आलिम. Muslim adult saint, scholar बोले तो आलिम. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. अब जिसको याद हो गया होता गया है, वो आखिरी वाले 4 टाइप करते बस. Muslim adult saint, scholar हो गया है. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. Muslim adult saint, scholar बोले तो आलिम. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. याद करके जाओ ना, आज घर पे ना डिनर टेबल पे सबको याद कराना है तुमने. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. 8 याद हो गए सर. अगर 8 याद हो गए तो आखिरी 4 पे बल्ले बल्ले होगी. Muslim adult saint, scholar बोले तो आलिम. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language. Arabic language. उसके बाद लिखो अरबिक का पहला, अरबिक सिंटैक्स एंड ग्रामर.
अरबिक सिंटेक्स एंड ग्रामर। 4 पॉइंट्स अब अरबिक के बारे में आएंगे। अरबिक सिंटेक्स एंड ग्रामर। वो शख्स जिसको कुरान की तफसीर लिखनी है, उसको अरबी आती हो, अरबी ऐसी नहीं आती हो चलते फिरते वो अरबी बोल रहा है जैसे कि आम बोलचाल वाली अरबी, नहीं नहीं, अरबी की पूरी प्रॉपर तरीकेकार से। और वो ये, द पर्सन शुड नो अरबिक सिंटेक्स एंड ग्रामर। हर लैंग्वेज के अंदर ग्रामर होती है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो इज, एम, आर, वाज, वर, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वोंट, शांट, एक्सेट्रा। तो जैसे इंग्लिश में जो है वो ग्रामर है, अरबिक की भी एक ग्रामर है, उसको अरबी में बोलते हैं सर्फ एंड नहू। आप सर्फ एंड नहू मत याद करना, नोट्स में भी लिखा हुआ, छोड़ो उसको, आप वो याद करो जो जल्दी याद होता है। अरबिक में पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अरबिक सिंटेक्स एंड ग्रामर। तो उसकी नॉलेज होगी, इसको ग्रामर पूरी आती होगी, तो हम कहेंगे भैया इसको अरबी समझ आती है और ये अरबी समझा के कुरान बता सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल में अरबिक सिंटेक्स एंड ग्रामर पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट में लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना। उसके बाद सिंटेक्स काट दो, सिंटेक्स समझ नहीं आ रहा, अरबिक ग्रामर, नॉलेज ऑफ हदीस, नासिख मसूल, शान नज़ूल, अरबिक लैंग्वेज, अरबिक ग्रामर। पहला आ गया अरबिक ग्रामर। सिंटेक्स को हटा दो, जो आसान लगे वो याद करो। इसका मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, मेरे साथ कॉपी करना, फिर मैं अजान के बाद उसको समझाऊंगा। देखो, अलीजा कमल क्या हो गया? किसी बच्चे को उठा दिया कीबोर्ड पे? स्पेसिफिक एग्जांपल जो है वो नॉलेज ऑफ हदीस, नासिख मनसूख, शान नज़ूल, अरबिक लैंग्वेज है। अब अरबिक की हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं, अरबिक सिंटेक्स एंड ग्रामर। अगर सिंटेक्स मुश्किल लगा तो अरबिक ग्रामर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अरबिक लेक्सिकोग्राफी। अरबिक, मेरे साथ बोलना, अरबिक लेक्सिकोग्राफी, अरबिक लेक्सिकोग्राफी, अरबिक लेक्सिकोग्राफी। अरबिक लेक्सिकोग्राफी का मतलब क्या होता है? टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वन वर्ड। अभी लिखना कुछ मत, मुश्किल बातें हो रही हैं, आखिरी की 3 सबसे मुश्किल है बेटा। अरबिक लैंग्वेज में एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग्स होते हैं, और कई कई मीनिंग्स ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिनोनिम्स हो, कभी कभार उस एक वर्ड के मीनिंग्स बिल्कुल ही अपोजिट या बिल्कुल दूर दूर होते हैं। जैसे कि एक वर्ड है अरबिक में, वो है एन। अक्सर हम लोग ना एक नाम सुनते हैं कुर्रतुल ऐन।
कुरतुलैन को अक्सर एनी बोला जाता है। अच्छा, एनी जो है, एनी यूजुअली लोगों को लगता है कि एनी ये इंग्लिश वाला एनी है। नो नो नो, एनी इंग्लिश वाला एनी नहीं होता। कुरतुलैन नामी लड़कियों को एनी इससे बोलते हैं, एनी वो जिसकी मोटी मोटी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हों। तो एन आंखों को बोलते हैं, एनी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली लड़की को बोलते हैं। तो एन का बेसिकली मतलब क्या हुआ? एन मतलब आंखें। अब एन ई का एक और मतलब जो है, अरबिक लैंग्वेज का जो वर्ड है उसका एक और मतलब जो मीनिंग है वो है आंखों में पहनने वाली चीज, जैसे कि स्पेक्स जिसे आप बोलते हैं चश्मा। एन का एक और मतलब है वो है आंखों में अप्लाई करने वाली चीज, जैसे कि काजल। अब वर्ड एक है एन, उसका मतलब चश्मा भी है, आंखें भी हैं, काजल भी है। अब एक शख्स तफसीर लिखने के लिए बैठा, उसने अरबिक लेक्सियोग्राफी का डिप्लोमा नहीं किया, उसको अलग अलग मीनिंग्स मालूम ही नहीं है। इस सूरत हाल में उसने वहां पर लिखना था एनक, लिख दिया उसने काजल, और उसकी मीनिंग जब ट्रांसलेशन ही खराब हो गई तो उसकी ट्रांसलेशन के साथ तफसीर भी खराब होगी, और उसकी तफसीर लाजमी जाके कुरान हदीस से सहाबा से जब कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी तो तफसीर वैसी रिजेक्ट हो जाएगी। इससे पहले कि इसकी तफसीर अनरिलायबल या रिजेक्ट हो, इसको क्वालिफाई करना है प्रॉपर्ली मुफस्सिर बनने के लिए, और क्वालिफाई करने के लिए इसको अरबिक की एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, वो ये he should have the knowledge of, he must have the knowledge of Arabic lexicography। मैंने बी की स्पेलिंग टाइपिंग में भेज दिया, अली बालन साहब अपनी चैट देखें, मैंने टाइप करके भी पॉइंट भेज दिया है। सी लिखो, इल्म इश्तिकाक। सी आएगा इल्म, ILM डैश E डैश, इल्म इश्तिकाक। अरबिक वर्ड है ISSTIQAQ। इल्म इश्तिकाक का मतलब क्या होगा? टू रिकॉग्नाइज, to recognize root of a word। To recognize root of a word। नहीं, तफसीर फिर दूसरे उलमा कराम चेक करके उस पर कॉमेंट करते हैं, और जो मुफस्सिर होते हैं वो उनकी तफसीर को देखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है। बेटा कोई बात नहीं दानियाल, रिकॉर्डिंग सुन लेना, अगर डिस्कनेक्ट हो गई टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो बातें बता रहा हूँ ये समझ में आएंगी, परेशान मत हो, खैर हो गई है ये। इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग करना हूँ, मैं रिकॉर्डिंग लेके रिलक्टेंट था, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग के मसाइल समझना, उसका हल करना हमारा काम है। तो आपको रिकॉर्डिंग PDF सब मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। अभी जो चल रहा है उसको हासिल करो, वक्त जाया मत करो। सर, इल्म इश्तिकाक का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज रूट ऑफ अ वर्ड। अब ये बात मैं आपसे फ्राइडे से किए जा रहा हूँ कि बेटे अरबिक वर्ड में जब भी किसी वर्ड की फॉर्मेशन होती है तो वर्ड आता है रूट वर्ड से। अब अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अरबिक से कंपेयर करूं तो इंग्लिश में होता क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड याद करो और उस वर्ड के साथ आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो गई। जैसे एक वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग जो वर्ड है, इस एक्सक्रूशिएटिंग वर्ड जो है इसकी ट्रांसलेशन है समथिंग विद हाई इंटेंसिटी, समथिंग जोरदार। जैसे कि एक्सक्रूशिएटिंग अर्थक्वेक, पोतई को जोरदार ज़लज़ला आया। तो अगर मैं एक्सक्रूशिएटिंग याद करूं, मेरी वोकैब इंक्रीज हो गई है, मेरी वोकैबुलरी में एक वर्ड ऐड हो गया है। अब एक्सक्रूशिएटिंग क्या हो सकता है? या तो एक्सक्रूशिएटेड हो सकता है या एक्सक्रूशिएट हो सकता है। इंग्लिश में एक वर्ड याद करो, वोकैब इंक्रीज हो जाती है और उसके अंदर फर्दर वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अरबिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरबिक लैंग्वेज में अगर किसी ने एक वर्ड की ट्रांसलेशन याद की तो इससे जरूरी नहीं है कि उसकी वोकैब इंक्रीज होगी, बल्कि हो सकता है उसको समझ में ही कुछ ना है। अरबिक वर्ड में होता ये है, अभी बात नहीं करना मुश्किल बात कर रहा हूँ लैंग्वेज के बारे में, हर बंदा अरबी नहीं जानता है। अरबिक लैंग्वेज में एक वर्ड के साथ जब और अल्फाबेट्स कनेक्ट होते रहते हैं, रूट वर्ड के साथ जब नए नए अल्फाबेट्स कनेक्ट होते हैं, तो वो एक वर्ड और अल्फाबेट्स की वजह से न्यू और मल्टीपल मीनिंग्स कैरी कर सकता है। और मैं इसकी मिसाल लूंगा तो आप फौरन पकड़ जाओगे। तो जब इंग्लिश में होगा, एक वर्ड देखा, मीनिंग देखी, थिजोरस देखा, मामला बल्ले बल्ले हो गया, ओके की रिपोर्ट है। अरबिक में ऐसा नहीं है। वर्ड देख रहे हैं तो वर्ड का रूट चेक करना पड़ेगा। रूट ये है, मीनिंग ये है, अल्फाबेट की वजह से मीनिंग ये है। अब मिसाल दूंगा तो समझ में आ जाएगी। देखो, एक वर्ड है और वर्ड है फसरा। कहां जाऊं जगह, ये आ गया जी वर्ड फसरा। फसरा का मतलब होता है जी एक्सप्लेन, ये हो गया रूट वर्ड। अब हुआ ये कि मैंने फसरा के साथ लगा दिया मीन, ये हो गया जी मुफस्सिर। तो फसरा एक्सप्लेन, मीन एक्सप्लेन करने वाला। अब अगर मैं इसके साथ लगा दूं अल, अगर मैं इसके साथ लगा दूं अल, तो ये हो जाएगा
द मुफस्सिर, तो अल का मतलब हुआ ये मुफस्सिर तो है लेकिन कोई खास है। फसरा एक्सप्लेन, मीम एक्सप्लेन करने वाला, अल कोई खास। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लगा दिया अल मुफस्सिरीन। इंग्लिश में होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, वन एंड मोर देन वन, बॉक्स बॉक्सेस, कैट कैट्स, डॉग जरदारीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने जब जो है वो इंग्लिश में देखा तो वन एंड मोर देन वन देखा, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन जब आप अरबिक में आते हैं, अरबिक में ऐसा सीन नहीं होता। अरबिक में क्या है, वन, टू और मोर देन टू। तो मुफस्सिर एक है, मुफस्सिरीन दो हैं, मुफस्सिरून दो से ज्यादा, मुहद्दिस एक, मुहद्दिसीन दो, मुहद्दिसून दो से ज्यादा। अब मैं अल मुफस्सिरीन की ट्रांसलेशन याद करूंगा, मुझे कुछ समझ में थोड़ी आएगा। मैं तो ये देखूंगा भाई फसरा का मतलब एक्सप्लेनर, एक्सप्लेन, मीम एक्सप्लेन करने वाला, अल कोई खास, इन का मतलब है दो। अब ये एक जो है वो एक एक अल्फाबेट से सीन का चेंज हो रहा है, और ये बहुत जरूरी है समझना, वरना तो रूट के बगैर ये सब समझ में नहीं आता। अब इधर आ जाए, अगर मैं कर दूं अल मुफस्सिरून तो वो चला जी फसरा एक्सप्लेन, मीम एक्सप्लेन करने वाला, अल कोई खास, लेकिन ये है दो से ज्यादा। अब कोई शख्स अगर अरबिक लैंग्वेज के कुरान को सीख के सिखा रहा है तो उसको अरबिक की लैंग्वेज में एक चीज का डिप्लोमा करना है, उसका नाम है इल्म इश्तिकाक। वो वर्ड्स की मीनिंग ना जानता हो, वर्ड्स के रूट को पहचानता हो और उसके साथ नए अल्फाबेट्स के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको समझता हो। इसको हम लोग बोलते हैं इल्म इश्तिकाक, टू रिकॉग्नाइज रूट ऑफ अ वर्ड। लिखो, ये तो लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखो इल्म बलागत। इल्म बलागत का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज मेटाफोरिकल मीनिंग्स। मैं टाइप करके भी देता हूं आपको। इल्म बलागत टू रिकॉग्नाइज मेटाफोरिकल के साथ अगर ब्रैकेट में लिख दो हिडन मीनिंग्स, टू रिकॉग्नाइज मेटाफोरिकल मीनिंग्स। जब मैं आपको कुरानिक पैसेजेस पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत सारी कुरान की आयतों की हिडन मीनिंग्स आपको बताऊंगा। जैसे एक मैं आपको भी समझाता हूँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा का मतलब होता है रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड। फिर आगे आ रहा है इक़रा व रब्बुकल अकरम, उसकी ट्रांसलेशन है प्रोक्लेम। रीड का मतलब तो लर्न होता है, प्रोक्लेम का मतलब तो टीच होता है। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई, वर्ड है इक़रा, जरा सा भी फर्क नहीं है, उक़रे इक़री इक़रो नहीं है, इक़रा रीड। तीसरी आयत में एक आयत छोड़ के इक़रा प्रोक्लेम, ये कैसे हो सकता है सर? सेम वर्ड की अपोजिट, ये तो एंटोनिम्स हैं, ये तो सिनोनिम्स नहीं है, ये कैसे हो सकता है? उसके बीच में एक हिडन मैसेज है, उसके बीच में एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। और मेटाफोरिकल मीनिंग्स जो हैं, वो जो हिडन मीनिंग्स हैं, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो ये पॉइंट क्लियर होगा। इस पॉइंट को समझने की अभी जरूरत नहीं है, बस ये समझें कुरान में कुछ आयतों में हिडन मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि चलो मैं मिसाल देता हूँ, इन्ना आतोइना कल कौसर। कौसर के एक मतलब ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल बी गिवन अ रिवर इन द पैराडाइज, ही विल बी ब्लेस्ड विद द रिवर ऑफ द फाउंटेन ऑफ हेवन। कौसर का एक और मतलब है सहाबा, ये मेटाफोरिकल मीनिंग है। कौसर का एक और मतलब है अहले बैत। कौसर का एक मतलब है हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनसे चली हुई एक चेन जो कि हुजूर इस्लाम की नस्ल, जिनको आप सादात बोलते हैं। अब यहाँ पर कौसर के तो मल्टीपल मीनिंग्स हैं। कौसर का मतलब उठाएं तो पता चलता है अबंडेंस, कोई चीज बहुत ज्यादा। कब कौसर का लिटरल मीनिंग है कोई चीज बहुत ज्यादा, समथिंग इन अ प्लेंटिफुल मैनर। लेकिन कौसर के मेटाफोरिकल मीनिंग्स बहुत सारे हैं, सहाबा, अहले बैत, हजरत फातिमा, द जनरेशन मूविंग ऑन, सादात जिन्हें आप कहते हैं, और साथ में यहाँ पर रिवर ऑफ द फाउंटेन ऑफ हेवन भी है। तो एक एक लफ्ज में कभी कभार हिडन मीनिंग्स होते हैं। इन मेटाफोरिकल मीनिंग्स को समझना आना चाहिए, उसके लिए एक डिप्लोमा करना है, उसका नाम है इल्मे बलागत। क्या नाम है जी? इल्मे बलागत। पेन रख देना है, मेरी बात सुनिए, खामोश है ना बिल्कुल। 3 बार मैं सुनाऊंगा, शायद मैं 4 बार सुनाऊं। 12 के 12 वन गो में आप मेरे साथ पढ़ लेना, लिखने में भले टाइम लग रहा है, खैर है, याद किए बगैर नहीं मैं आगे बढ़ूंगा। तो जी, a person who qualifies to be a mufassir must be having the following qualities, few general and few specific. General क्या है? Muslim adult sane scholar बोले तो आलिम, Muslim adult sane scholar बोले तो आलिम, knowledge of hadith, नासिख मंसूख, शान नुज़ूल, Arabic language, knowledge of hadith, नासिख मंसूख, शान नुज़ूल, Arabic language। अभी काम करते हैं, हमने ये पक्का तो कर लिया था, एक गो में 8 पढ़ते हैं। मुस्लिम अडल्ट सीन स्कॉलर बोले तो आलिम, नॉलेज ऑफ हदीस, नासिख मंसूख, शान नुज़ूल, अरबिक लैंग्वेज।
अरबिक के 4 हैं, ये कच्चे हैं और ये याद नहीं होते हैं जल्दी से। मैं 3 बार बोलूंगा, जहां से याद होना शुरू हो जाए मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, आपने अपने आप को सुनाना है तो पक्का याद हो जाएगा। पहले मैं शुरू से आगे आपको एक गो में 12 सुनाता हूँ। मुस्लिम अडल्ट सेंस, स्कॉलर बोले तो आलिम, नॉलेज ऑफ हदीस, नासिख मंसूख, शान नुज़ूल, अरबिक लैंग्वेज, अरबिक सिंटैक्स एंड ग्रामर, अरबिक लेक्सिकोग्राफी, इल्म इश्तिकाक, इल्म बलागत, अरबिक लेक्सिकोग्राफी टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वन वर्ड, इल्म इश्तिकाक टू रिकॉग्नाइज रूट ऑफ अ वर्ड, इल्म बलागत टू रिकॉग्नाइज मेटाफोरिकल यानी कि हिडन मीनिंग्स। अब वापस सुनते हैं। Arabic syntax and grammar, Arabic lexicography, ilm ishtiqaq, ilm balagat, Arabic syntax and grammar, Arabic lexicography, ilm ishtiqaq, ilm balagat, Arabic syntax and grammar, Arabic lexicography, ilm ishtiqaq, ilm balagat। अब मेरे साथ पढ़ो, अरबिक के 4 पक्के करने बेटा, बाकी पूरा टॉपिक इंशाल्लाह याद हो चुका होगा क्योंकि आपने मुझे टाइप कर दिया, बड़े पप्पू आंसर भेजे। आखिरी 4 में कच्चा नहीं होना है, ये परफेक्ट आंसर बनाना है हमने। अरबिक के 4 हैं, Arabic syntax and grammar, Arabic lexicography, ilm ishtiqaq, ilm balagat, Arabic syntax and grammar, Arabic lexicography, ilm ishtiqaq, ilm। देखो नबिहा इस्फानी को याद भी हो गया है, नबिया ने टाइप करके भेज भी दिया है। Arabic syntax and grammar, Arabic lexicography, ilm ishtiqaq, ilm balagat। सईदा महानूर ज़हरा को भी याद हो गया है, टाइप करके भेज चुकी हैं। हाशिम को भी याद हो गया है, हाशिम ने डन लिखा है खाली। तो मैं 12 सुनाता हूँ, मेरे साथ जो है सब लोग 12 के 12 एक साथ पढ़ेंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ स्क्रीन से ताकि पता चले याद है कि नहीं है। मुस्लिम अडल्ट सेन, स्कॉलर बोले तो आलिम, नॉलेज ऑफ हदीस, नासिख मंसूख, शान नुज़ूल, अरबिक लैंग्वेज, अरबिक सिंटैक्स एंड ग्रामर, अरबिक लेक्सिकोग्राफी, इल्म इश्तिकाक, इल्म बलागत। वापस आते हैं। मुस्लिम अडल्ट सेन, स्कॉलर बोले तो आलिम, नॉलेज ऑफ हदीस, नासिख मंसूख, शान नुज़ूल, अरबिक लैंग्वेज, अरबिक सिंटैक्स एंड ग्रामर, अरबिक लेक्सिकोग्राफी, इल्म इश्तिकाक, इल्म बलागत। 12 के 12 याद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पीडीएफ भेज रहा हूं, तो जो लोग होमवर्क कर सकें वो कर लें, लूज शीट में कर लें, या जो लोग ट्यूसडे के बाद होमवर्क करना चाहें कर लें। अब आपके पास 4 दिन का गैप है, मेरी मुलाकात आपसे फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे की मुलाकात से पहले आपको मुहक्कमात मुतशाबिहात कर लेना चाहिए, नासिख मंसूख कर लेना चाहिए। पीडीएफ में ऑलरेडी उसकी भेज चुका हूँ, नोट्स आप ट्यूसडे को कैंपस से ले सकते हैं। फिर साथ में आपको मैं तफसीरुल कुरान को ऑलरेडी तो मुफस्सिर भी पढ़ा चुका हूँ, मतलब 4 टॉपिक्स आपके सर पे आ चुके हैं मेरे पुत्र, और 4 टॉपिक्स को लटकाने की जरूरत नहीं है। मास फैसल ने तो पूरा आंसर लिख दिया, अल्लाह खुश हो के मेरा बच्चा आपको, आपने 12 की 12 क्वालिटी सीख दी है। वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश बेटा। तो इस पूरी सूरत हाल में 2 होमवर्क आ चुके हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट वीक आके जो आपको 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ा दूंगा तो आपकी तो हालत टाइट हो जाएगी। 6 होमवर्क थोड़ी एक बार एक साथ करेगा, ऊपर से बकरा ईद, बकरा, गाय, दुम्बा, तो फलाना ढींकाना, तो नहीं हो पाएगा सर। ये काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए, पेंडेमिक है लेकिन पेंडिंग नहीं है, तो ये मुनासिब नहीं रहेगा। एक बार हम ये पढ़ते हैं, अगला सवाल शुरू करते हैं। 12 के 12 मेरे साथ पढ़ना है, टाइपिंग बंद करो, मेरे साथ पढ़ो, घर वालों को भी सुनाओ। मुस्लिम अडल्ट सेन, स्कॉलर बोले तो आलिम, knowledge of hadith, nasikh and mansukh, shan nuzul, Arabic language, Arabic syntax and grammar, Arabic lexicography, ilm ishtiqaq, ilm balagat। हसन नदीम साहब पीडीएफ में भी क्वेश्चन मौजूद होंगे और मैंने वर्कबुक में भी क्वेश्चन सिखवाए हुए हैं, और जब आप नोट्स लेंगे तो नोट्स में हर टॉपिक के नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस बात को खत्म करके आप सब के सब मेरा बच्चा जो है पेज नंबर जो है वो 6 पे आके रेवलेशन वाले टॉपिक पे आ जाओ, लिखो क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, वुमन भी मुफस्सिर हो सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं हो सकती? औरतें तो पढ़ाई में बहुत आगे और तेज होती हैं। हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलामा, हजरत जो है वो आयशा, हजरत हफ्सा, इनसे तो सीनियर कंपेनियंस आके मशवरा करते थे। क्वेश्चन बी, सॉरी क्वेश्चन ए, सॉरी क्वेश्चन ए है, माजरत माजरत, क्वेश्चन ए। अच्छा, क्वेश्चन आप लिख रहे हो वो नवंबर 2009 का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हाउ कुरान वाज रिवील्ड। Describe how Quran was revealed on Prophet peace be upon him. How Quran was revealed on Prophet peace on between 610 and 632 AD. आप लोगों से आपकी बेसिक नॉलेज का सवाल है, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि आप में से कौन लोग ये बात जानते हैं, so that I'll be responding to that particular area according to your answers. Could you please tell me what does 610 AD mean?
610 AD का मतलब क्या है यहाँ पर? 610 AD नहीं, AD का मतलब नहीं पूछा, 610 का मतलब क्या है? 610 AD क्या है, क्या चीज है? गलत जवाब आ रहे हैं। ठीक है, ये सही है इब्राहिम, व्हेन प्रॉफिट वाज 40। वेरी नाइस, शहीद ने जवाब सही लिखा है, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। 632 AD क्या है? 632 AD क्या है? एंड 610 स्टार्ट ऑफ नबुवा है, 632 एंड ऑफ नबुवा तो नहीं होगी ना भाई। 632 AD क्या है? एंड ऑफ रेवलेशन तो कह सकते हैं उसको, लेकिन 632 AD का मतलब क्या है? 632 AD 23rd ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड तो है, लेकिन उसमें मशहूर वाकया क्या है? मैरिज नहीं है प्रॉफिट की, क्या करो यार। 632 AD लास्ट रेवलेशन है, राइट आंसर। 632 AD तो नहीं, तकरीबन 632 31 के बीच में लास्ट सेरेमनी है, राइट आंसर। डेथ ऑफ प्रॉफिट, डिमाइस, DEMISE, जैसे बोलते हैं ना फलाने का इंतकाल हो गया, बेहतर है फलाने का, उसके लिए अदबी लैंग्वेज है फलाने का विसाल हो गया। तो जैसे वी से द डेथ ऑफ प्रॉफिट, द बेटर वर्ड इज द डिमाइस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो वी कैन से दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिमाइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सवाल जो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रेवलेशंस, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रॉफिटहुड से लेके till the death of prophethood का, उसने इसमें यहाँ ईयर को स्पेसिफाई किया। तो ऐसा होता है, एग्जामिनर साहब अक्सर औकात ऐसा करते हैं कि वो जब भी सवालात दे रहे होते हैं तो सवालात में वो जो है वो अक्सर ईयर्स को जो है वो हाईलाइट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर ईयर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए तो कभी भी मार्किंग स्कीम और कहां से कहां तक जवाब पूछा उसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें कर लेना ये चाहिए कि हम लोग एक ही बार जो है वो अल्लाह आपका भला करे तैयारी कर लें। मुझे एक बात बताओ, टाइटल के बैक साइड पे आप लोग के पास खाली पेज है? नहीं है, चलो फिर इधर आ जाओ, सब लोग आ जाओ इस वाले पेज पे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। टाइम कम है, काम ज्यादा है, मेरे साथ साथ राइटिंग होगी, मेरा इंतजार मत करें कि सर खुरम अभी इजाजत देंगे तो हम लिखेंगे, पहले से राइटिंग कर लो। हेडिंग दीजिए ईयर्स टू रिमेंबर, पेज नंबर 24 मेरा बच्चा, पेज नंबर 24, ईयर्स टू रिमेंबर। आई एम ऑन पेज नंबर 24, नॉट पेज नंबर 25, प्लीज पेज नंबर 24 पे आ जाइए, ईयर्स टू रिमेंबर की हेडिंग आएगी। देखो मैं एक सवाल सुनाता हूं आपको पास पेपर्स का। आउटलाइन द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स between 610 till 622 AD. Now student must be able to recognize what is 610 and what is 622 and what happened in between. There's a very popular question in the past paper, especially that was assessed in June 2006. The question was outline Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's relations with Jews between 622 and 632 AD. Now student must be able to recognize ये 22 क्या था यार, ये 32 क्या था। अब एक सवाल है, 2008 जून में आया था, जून 2008 का सवाल है। Give 3 examples from the life of Prophet and the rightly guided caliphs that show their relations with other states between 622 till 661 AD. अबे यार 22 याद रहता है, ये 661 AD क्या हुआ था? हज़रत अली की शहादत का साल है 661 AD। तो ये स्टूडेंट अगर ईयर्स को रिकॉग्नाइज ही करेगा तो वो स्टूडेंट पासपोर्ट में ऐसा बुरा फंसेगा, वो कहेगा भाई यार मैं तो सवाल ही समझ नहीं आया वो पूछ क्या रहा था। तो बेटा कुछ ईयर्स ऐसे हैं, दे आर मस्ट टू रिमेंबर। मैं आपको अभी ईयर्स की एक छोटी सी लिस्ट कराता हूँ। 3 ड्यूरेशंस ऐसे हैं, अगर क्योंकि मुझे पूरे पास्ट पेपर्स मुझे याद है, मैंने देखे हैं 3 ड्यूरेशंस ऐसे हैं, अगर वो 3 ड्यूरेशंस यानी स्पैन्स अगर बच्चा याद कर ले वो किसी एक पास पेपर में भी नहीं फंसेगा। तो हम उसके साथ थोड़ी इजाफी नॉलेज लेंगे, सर खुरम से पढ़ रहे हैं तो सर खुरम तो हमें एक्स्ट्रा बताएंगे, तो एक काम करते हैं साथ साथ लिखते हैं समझते भी रहते हैं, लिखते रहोगे समझते रहोगे तुम्हें याद भी होता रहेगा, और फिर इंशाल्लाह तो है वो जब एंड में आएंगे तो मैं आपको 3 ड्यूरेशंस पक्के वाले जो है वो दोबारा रिपीट करके याद कराऊंगा। तो हमारा सिलेबस कहां से स्टार्ट होता है? टाइम कम है ना, इसलिए मेरे साथ साथ देखो कि 10 मिनट बाकी है, हमें ये काम खत्म करना है। तो हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है 570 AD से, देखो 570 AD ये हमारे सिलेबस का पॉपुलर ईयर है। क्यों पॉपुलर है ये? बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम। मेरे साथ साथ लिखना है जल्दी जल्दी, शाबाश।
और इस 570 AD के ईयर को ईयर ऑफ एलिफेंट भी बोलते हैं। लिखिए सर नेक्स्ट। अच्छा जी, 570 के बाद 582 AD भी इंपॉर्टेंट है, 5 जो है वो 95 AD भी इंपॉर्टेंट है, वो उसमें ईयर ऑफ जो है वो प्रॉफिट की मैरिज थी। 605 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को सादिक और अमीन की वजह से जो है प्रॉफिट ने ब्लैकस्टोन फिक्स किया था। लेकिन हम डायरेक्ट जंप करें 40 साल की प्रॉफिट की एज पे, जिसमें एक बड़ी हैपनिंग हुई थी, वो है 610 AD। देखो 610 AD में दो बड़ी खास बातें हुई थी। नंबर 1, फर्स्ट रेवलेशन स्लैश ग्रांट ऑफ प्रॉफिटहुड। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 610 AD में जैसे ही पहली रेवलेशन रिसीव की, so that was also the start of हजरत मोहम्मद पीएम's prophethood। अब देखो याद रखना, Prophet was born in the city of Makkah and he spent 52 years in the land of Makkah। लेकिन 52 years में डिवीजन है। 40 years की एज में आप नबी बनते हैं, तो पहले 40 साल he spent his life in Makkah as a common man, और फिर जो 13 years से from the age of 40 till 52 Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spent his life in Makkah as a Nabi of Allah, as a Rasul of Allah। तो 610 to 622 AD नेक्स्ट स्पैन आएगा, और ये सबसे मशहूर है। 610 से 622 AD, इसको हम लोग मेरा बच्चा बोलते हैं लाइफ इन मक्का। याद रहे, जो 570 से 610 AD है वो भी लाइफ इन मक्का है, पर ये लाइफ इन मक्का ऐसे कहलाती है कि दिस इज लाइफ इन मक्का एज अ रसूल ऑफ अल्लाह। अब 622 AD में क्या हुआ? ऑब्वियसली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनके कुछ सहाबा बहुत ज्यादा पिटाई हो रही थी, परसिक्यूशन थे, मामला बड़े खराब थे। अबू जहल जैसे लोग, अबू लहब जैसे लोगों ने जिंदगी अजीरन बना के रखी हुई थी। तो few followers in the 5th year of Prophet, they had to leave the Makkah for the city of Abyssinia, but Prophet was still dwelling in the city of Makkah। While dwelling in the city of Makkah, their life was difficult and with full of hardships। boycott हुआ 3 साल का, जिंदगी और मुश्किल हुई। लेकिन देन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनके अंकल का इंतकाल होता है soon after the death of boycott, और खदीजा की भी वफात होती है। तो अब प्रॉफिट के लिए मक्का की लाइफ बहुत टफ हो गई थी, और अब हजरत अबू तालिब के बाद जिंदगी में और दुश्वारियां आई। So 3 years after the death of Hazrat Abu Talib and Khadija, Prophet had to leave the city of Makkah for the city of Medina। So 622 AD is a significant year because this is the year of Prophet's migration। याद रहे, there are two migration। Number 1 is the first migration, that is migration to Abyssinia, जिसमें 2 batches गए थे। लेकिन when you say Prophet's migration, this means this is the migration to from Makkah to Medina, क्योंकि migration तो सहाबा ने भी की है, और Prophet की सहाबा ने अबिसिनिया मदीना 2 migration की है। तो प्रॉफिट ने एक ही माइग्रेशन की है, उसको माइग्रेशन टू मदीना बोलते हैं। तो 622 AD में लिखो माइग्रेशन टू मदीना। सिक्स 22 AD से 632 AD हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी 10 साल हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के आखिरी 10 साल हैं, और यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयतें आने के रेवलेशन, जो हमारा टॉपिक है रेवलेशन के आखिरी 10 साल हैं। तो ये प्रॉफिट ने जो लास्ट 10 ईयर्स से ये आपने जिस सिटी में गुजारे उसको मदीना बोलते हैं, और इस लाइफ को हम बोलते हैं मदनी जिंदगी, यानी कि लाइफ इन मदीना, मदनी लाइफ। लेकिन ईयर 632 AD भी सिग्निफिकेंट हो गया, because this is the year when Hazrat Muhammad received the last revelation। This is the year when Prophet performed his last Hajj and he delivered a historical last ceremony, इसको खुतबा हिज्जतुल विदा बोलते हैं। But that is also the year of the demise of Prophet Muhammad, peace be upon him। बेटा इसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, लाजमी एक लाइन छोड़ना है इसके बाद। प्रॉफिट की डेथ के बाद 2 साल 4 महीने 10 दिन तक के लिए जो कैलिफ थे हमारे, उनका नाम था हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो 632 से 634 AD कहलाता है रूलिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट कैलिफ। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको फर्स्ट कैलिफ का नाम याद होगा। फर्स्ट कैलिफ थे हजरत अबू बकर सिद्दीक।
फिर 34 AD से 44 AD for the whole decade, for the 10 years, Hazrat Umar was the caliph of Muslim, the ruling period of second caliph. 630 से 32 से 34 ruling period of first caliph, 32 34 से 44 second caliph. फिर हजरत उस्मान 12 साल खलीफा रहे थे, उस्मान 12 साल कैलिफ रहे थे। उस्मान रजी अल्लाह तआला का रूलिंग पीरियड जो है 12 साल का है, 644 से 656 AD। तो दिस इज रूलिंग पीरियड ऑफ थर्ड कैलिफ। हज़रत अली जो है वो 656 AD में जब कैलिफ बनते हैं तो 5 साल के बाद एक जालिम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी शख्स ने आपको शहीद किया रमजान के महीने में। तो दिस इज कॉल्ड रूलिंग पीरियड ऑफ फोर्थ कैलिफ हज़रत अली। हज़रत अली PH तो मैंने कहीं नहीं लिखा। AH का मतलब होता है आफ्टर हिजरी और AD का मतलब जो है एनो डोमिनी, जो बच्चे ने लिखा अभी भी। तो वो जो AD है, AD कैलेंडर जो है वो मैं समझाऊंगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर और ल्यूनर कैलेंडर का एक फर्क है। कैलेंडर हमारे पास उमर की कैलिफेट से रिलेट होकर आता है। अच्छा मेरा बच्चा, ये जो पूरी लिस्ट बनी है इसमें अगर तुम ये वाला पार्ट देखो, देखो एक मिनट रुक जाओ, जिसने भी राइटिंग कर रहा है 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मेरी छोटी सी एक बात सुन लो। इधर देखो, ये जो पोर्शन है 576 पेपर 1 का मेजर पार्ट इसी पोर्शन से आता है। पेपर 1 मेजर पार्ट जो है वो यहीं से प्रॉफिट की बर्थ से प्रॉफिट की डेथ तक। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसके बाद के हैं, जैसे कि वाकया करबला, जैसे कि अबू बैदा, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ रिज़वानुल्लाह अजमईन की शहादतें या इंतकाल। तो ये मैंने बेटा किसी बच्चे ने बोल दिया शायद, मैंने पीडी नहीं, एडी है, ये भी एडी है, सब जगह में एडी लिखा है। फिर जब मैं इस वाले पोर्शन पे आता हूँ, ये जो है 630 से 661 ये पेपर 2 का कंपोनेंट है, क्योंकि पेपर 2 में आप राइटली गाइडेड कैलिस का चैप्टर पढ़ते हैं और पेपर 2 में यूजुअली यही वाले ईयर्स आते हैं। कुछ कंपोनेंट्स या कुछ एरियाज इस ईयर्स के आगे भी हैं, जैसे कि कंपाइलेशन ऑफ हदीस जो है वो हज़रत अली की वफात के बाद या शहादत के बाद हुआ था। तो इस तरह से जो है वो कुछ और टॉपिक सनद मतन के या बुखारी वगैरह के उसके बाद के, लेकिन यूजुअली 9 मैंने इसलिए छुड़वाई, ऊपर वाले ईयर्स पेपर 1 से रिलेटेड है, नीचे वाले ईयर्स पेपर 2 से। अब आपने 3 डेरिवेशंस पक्के याद करने हैं। जो बच्चा ये 3 डेरिवेशंस याद रखेगा वो कभी भी नहीं जो है वो अटकेगा। और वो 3 डेरिवेशंस बेटा हम लोग यहाँ ऊपर लिखते हैं, लिखो यहाँ पर, मैं ब्लैक से लिखूंगा, बाद में उसको मैं हाईलाइट करूंगा। जो डेरिवेशन नहीं भूलने वो ये हैं, 610 से 622, दूसरा 622 से 632 और तीसरा 632 से 661। बस जिस बच्चे को ये डेरिवेशन याद है वो किसी भी पास पेपर में नहीं फंसेगा। 610 से 622 AD लाइफ इन मक्का, 622 से 632 AD लाइफ इन मदीना, 632 से 661 AD रूलिंग पीरियड ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ्स। 3 डेरिवेशंस पक्के याद रखने हैं मेरे बच्चे, मेरे काके काकियों। 610 से 22 AD। तो मैं सवाल तुम्हें पासवर्ड्स के सुनाता हूं। आउटलाइन द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड बाय प्रॉफिट्स फॉलोअर्स बिटवीन 610 till 622 AD। Outline Prophet's relation with hypocrites between 622 till 632 AD. My life in Medina पूछ रहा है। Give examples that show the relations of caliphs with other states between 632 till 661 AD. तो ये caliphs वाला सवाल पेपर 2 में आता है। तो years जो याद रखने तो वो ये हो गए। हमारी क्लास यहीं पर रुक जाएगी आज। होमवर्क आपके पास नासिख मंसूख का, मुहकमात मुतशाबिहात का और तफसीरुल कुरान और कुरान मुफस्सिर, 4 टॉपिक हमने इस वीक में पढ़ लिए हैं। ये 4 टॉपिक्स आपके होमवर्क हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम नंबर 1 आप हेल्प ले सकते हैं पीडीएफ से, नंबर 2 आप हेल्प ले सकते हैं डेफिनेटली नोट्स से, पढ़ के आंसर लिखे तो बहुत अच्छी बात है। और नोट्स आपको ट्यूसडे से कैंपस से मिलना शुरू होंगे। नोट्स के साथ लाजमी नोटबुक्स लेके जाइएगा, क्योंकि नोटबुक्स पे ही आपने होमवर्क करना है। तो नोट्स के साथ नोटबुक्स भी मिलेंगी जिसपे होमवर्क लिखा जाएगा। क्वेश्चंस जो हैं वो है आउटलाइन द मेन डिफरेंस बिटवीन मुहक्कमात एंड मुतशाबिहात, जो मैंने वर्कबुक में लिखवाया है क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय नासिख एंड मनसूख, give 2 examples of how one verse cancels the other। ये मैंने आपको नासिख मनसूख में क्वेश्चन लिखवाया। क्वेश्चन वही सॉल्व करने जो मैंने दिए हैं। मैंने आपको जो है फ्लो चार्ट में लिखवाए में, आपने जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखना है। याद रहे आंसर पैराग्राफ फॉर्म में करना है, जैसे नोट्स में आंसर हुआ है। नोट्स 3000 के हैं बेटा, 1500 की नहीं 3000 के हैं। पेपर 1 पेपर 2 सारे नोट्स और नोटबुक्स मिला के 3000 की कॉस्ट है। अल्लाह हाफिज बेटा, फाकिया, अल्लाह हाफिज।
आंसर नोटबुक में करना है शहीर बिन शफीक। व्हेन यू आर गोइंग टू बाय नोट्स, नोट्स के साथ नोटबुक्स मिलेंगी। पेपर 1 की नोटबुक मोटी सी अलग है, पेपर 2 की नोटबुक अलग है। पेपर 1 का होमवर्क दिया मैंने आज, तो पेपर 1 की नोटबुक में होमवर्क करना है। और अगर आप नोट्स अभी नहीं बाय कर पा रहे तो फिर आप किसी अपने सेपरेट नोटबुक में काम कर लें, बाद में उस पर कॉपी कर लीजिएगा। ये आ गया भाई P4। मैं होमवर्क क्वेश्चंस ग्रुप में भेज देता हूँ बेटा। अरीब बेटा, क्या नाम है, हमजा खान, आपको कंफ्यूजन हो रही है, मैं 4 क्वेश्चंस होमवर्क के ग्रुप में भेज देता हूँ टाइप करके, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, वो आपको याद रहेगा। आयशा बेटा, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, अब जल्दी टाइप हो जाएगा, यूँ बोलने में मुश्किल होगी। जी मास फैसल, you may leave now. Obviously, this is the end of the class. We are going to meet inshallah on Friday. जी सुभान, डेट्स याद करना जरूरी है। आप काम का सवाल पूछा है ना। 632 में मोहम्मद एहसन लिखा हुआ है डिमाइस ऑफ प्रॉफिट, DEMISE। डिमाइस बेटा मुश्किल लग रहा है तो आप लिख दो डेथ ऑफ प्रॉफिट। अलिशबा शाहिद, जी हाँ, फ्रॉम ट्यूसडे नोट्स, नोटबुक एंड स्टेशनरी विल बी अवेलेबल फ्रॉम ट्यूसडे इंशाल्लाह। अली इमरान, आई एम गोइंग टू टाइप द होमवर्क क्वेश्चंस एंड इंशाल्लाह आई विल बी सेंडिंग देम। अभी मैं आपको तफसील का जो PDF भेजूंगा उसके साथ में आपको इंशाल्लाह जो है वो होमवर्क के भी क्वेश्चंस लिख के भेज दूंगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं इंशाल्लाह अभी 10-15 मिनट में ही काम करके स्टडी रूम से जाने से पहले मैं काम कर दूंगा। इकरा बेटा, मैं ग्रुप में होमवर्क के क्वेश्चंस भेज रहा हूँ मेरा बच्चा। खिजर तफसील कुरान में कंपेरेंस का पेज ही खुला है बेटे। अशमाल, पिछले साल के नोट्स या उससे पिछले साल के नोट्स ना यूज करें, अब जरूरत है फिलहाल तो कर लें। बुक 2 के तो नासिर मसूद को अपडेट नहीं हुआ होगा, लेकिन ये कि यू नीड टू बाय, यू शुड बाय सेपरेट सेट। तफसील कुरान वाली स्लाइड ही है मोहम्मद शामिर। जी मुस्तफा, मैं नासिर मसूद की PDF भेज चुका हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह ये PDF भी विद इन फ्यू मिनट्स सेंड कर रहा हूँ जब व्हेन आई एम डन विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। बेटा हुदा, 5PH जो है वो 5 years of 5th year of प्रॉफिटहुड, दिस इज नॉट द राइट थिंग। इसको 5PH नहीं लिखते, ऐसे लिखेंगे 5th year of प्रॉफिटहुड। तो ये दिस इज द राइट आंसर। या फिर आप उसको AD में लिखोगे 616 AD, तो 615 AD, या फिर 6th year of प्रॉफिटहुड था। छठे साल गए थे हम लोग। 15 AD है और 6th year of प्रॉफिटहुड है। 5 तो गलत जवाब है। 5 तो 5 आफ्टर हिजरी तो मदीना, वो तो मदीना की माइग्रेशन के भी 5 साल बाद है। होमवर्क उस्मान लिख के रखना है, मैं जब जरूरत होगी तो किसी टॉपिक की जो है स्क्रीनशॉट्स या कोई चीज मांग लूंगा, लेकिन फिलहाल होमवर्क को आप नोटबुक में लिखें, अनलेस की यू थिंक कि आपको आंसर लाजमी चेक करवाना है। यासीन, इब्ने इल्म बलागत के बाद कौन सा काम हुआ है? ये काम हुआ है बेटा, पेज नंबर 24 पे हमने काम किया है ये। दानियाल खान, वर्कबुक में जो मैं क्लास में काम करा रहा हूँ यही लेक्चर्स हैं। वर्कबुक में जो काम होगा, मैं आपके साथ वर्कबुक में काम करता तो हूँ, तो जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जैसे मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ या टाइप कर रहा हूँ या मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप वर्कबुक में काम करेंगे। और नोटबुक्स जो आपको मिलेंगी, नोटबुक्स में आप होमवर्क का पूरा पैराग्राफ फॉर्म लिखेंगे। तो वर्कबुक में आपके पॉइंट पॉइंट फॉर्म्स या फिर फ्लो चार्ट फॉर्म है जो कि लेक्चर के दौरान आप लिखते हैं, और लेक्चर को कह लें आप वर्कबुक है, और होमवर्क आपका नोटबुक्स में। असरा, इंशाल्लाह बाय टुमारो और ट्यूसडे डेफिनेटली, ठीक है। सिर्फ ईमेल एड्रेसेस ऐड करने और आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी।
ईयर ऑफ ग्रीफ, जी हाँ इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑफ ग्रीफ पूरा एक साल है ऑब्वियसली, इसमें प्रीचिंग भी है, डेथ्स भी हैं, लिफ्टिंग ऑफ बॉयकॉट भी है। ग्रांट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि प्रॉफिट पीस वाज गिवन अपोस्टलशिप, प्रॉफिट वाज गिवन नबुवा। तो ग्रांट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि ही वाज चोजन एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह और ही वाज गिवन द प्रॉफिट। तो ग्रांट ऑफ प्रॉफिट की अल्लाह ने उनको नबूवत अता फरमाई। ताबईन को सक्सेसर्स कहते हैं हरमैन बेटा, और तबा ताबईन को बोलते हैं सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स, और ताबईन और तो तबा ताबईन को बोलते हैं सक्सेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ सक्सेसर्स। जी इब्राहिम बेटा क्लास खत्म हो गई है, इफ यू वांट टू लीव यू कैन। ठीक है मुस्तफा, आई विल बी सेंडिंग दैट बोर्ड वर्क इंशाल्लाह। P2 और P3 मोहम्मद शहीद जरूरत नहीं है यहाँ पर। P2 P3 अभी PDF आ रही है, उसमें देख लेना। मैं सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे तफसीर का पूरा बोर्ड वर्क और तफसीर के पूरे पॉइंट्स भेज रहा हूँ। कोचिंग ओपन है, लेकिन मैं कोचिंग में नहीं होता बेटा। कोचिंग ओपन है, मेरी टीम अवेलेबल है, आई एम नॉट देयर। इफ यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर और एट व्हाट्सएप। नहीं दुआ वर्कबुक में नहीं कर सकते, वर्कबुक में स्पेस थोड़ी है, वर्कबुक में हर टॉपिक की अलग अलग मैंने स्पेस दी हुई है। आप जो होमवर्क की बात कर रहे हैं ना दुआ, होमवर्क आप नोटबुक में करेंगे, होमवर्क वर्कबुक में मत कर दीजिएगा बच्चे। तो वर्कबुक तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। मैंने तो हेडिंग्स दी हुई है टॉपिक की, हर टॉपिक यहीं पर आएगा। मेरी क्लास में जो काम होता है वो वर्कबुक का है, और जो आप अलग से होमवर्क करते हैं वो फिर आप सेपरेट करेंगे। वर्कबुक में और कोई काम मत कीजिएगा अनलेस की मेरी क्लास होगी। जी सुभान, नोटबुक में आंसर्स के लिए पहले आप नोट से मॉडल आंसर पढ़ें, देखिए मैंने क्या क्या कवर किया उसमें, और वैसा ही एक आंसर बगैर रट्टा मारे अपने स्टाइल में अपनी कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से लिखें। नहीं, companions learned not the translation तो नहीं लिखा हुआ, companions learned Quran. I didn't say they learned translation, they learned Quran का मतलब है they understood Quran and they understood Quran in depth obviously. उसी वजह से मैंने वो जो रिपोर्ट वहाँ लिखी कि इब्ने उमर learned Surah Baqarah in 8 years, so that was related to his devotion and the time duration and the hard work he did for Quran. तो लर्निंग का मतलब यहाँ पर ना मेमोराइजेशन है, ना लर्निंग का मतलब यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन है। लर्निंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। शहीद स्क्रीनशॉट्स की जरूरत नहीं है, मैं जब सारी चीजें सेंड कर रहा हूँ अच्छे फॉर्म में आपके पास आ रही है, व्हाई वुड यू टेक स्क्रीनशॉट्स? जी सुभान, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा वो वर्कबुक में, और जो होमवर्क होगा वो नोटबुक में। जी बिलाल, वन ड्राइव पे मैं 2 फोल्डर्स बनाऊंगा, एक पीडीएफ का होगा जिसमें लेक्चर्स होंगे और एक वीडियोस का होगा जिसमें रिकॉर्ड होंगे। तो मैं, लेकिन मैं आई एम अश्योरिंग यू कि इफ आई एम गोना डू दैट तो ये सिर्फ 1 वीक तक रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ्स मौजूद होंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक के फिर लेक्चर्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उसको रिमूव करके नए लेक्चर्स डालूंगा। मैं सारे वहां नहीं रखूंगा, ऐसा ना हो कि शख्स जो है वो लेके यूट्यूब चैनल ही खोल दे, लो भाई सर खुरम के फ्री लेक्चर यहाँ अवेलेबल है। चलो बेटा, मेजॉरिटी आंसर्स हो गए इंशाल्लाह। फिर हम लोग अब फ्राइडे को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी का सवाल रह गया हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, तो बहुत सारे सवाल हैं। जी, सिक्सटी को ईयर ऑफ एलिफेंट सलीम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अब्राहा का एक बड़ा किस्सा और वाकया था। बायोग्राफी का जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें ये वाली स्टोरी आएगी, सेकंड टॉपिक में आएगी, पहले हजरत हलीमा फिर उसके बाद अब्राहा। माइग्रेशन ऑफ एबीसिनिया वाज इन 615 एडी। होदा 615 एडी है। ठीक है जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।